डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अपनी तैयारी में बहुत व्यस्त है, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपको करनी है और ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम के कितने कम दिन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट को चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं रहा हूँ, चाहे आपके बाद कोई होगा, उसको एग्ज़ाम टाइम में यही लगता है कि मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। या जो याद होता है बुक रखते ही लगता है पता नहीं क्या होगा। तो आप इस घबराहट से बाहर आइए, इस पैनिक से बाहर आइए और ईजी फील कीजिए, क्योंकि अगर आपने जो अब तक पढ़ाई की है तो निश्चित रूप से वो आगे जाकर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और आपको एग्जाम में ठीक वैसे ही फील होगा जैसे कोहरे में चलते हुए आदमी को फील होता है। कोहरा जब चलता है, कोहरा होता है तो हमें दूर लगता है कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे जैसे हम कोहरे में चलते जाते हैं आगे का विज़न क्लियर होता जाता है। तो जैसे ही एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा और बाकी सारी धुंध हट जाएगी और वो जो चीज़ है वो आपके सामने आ जाएगी। ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। आप बिल्कुल भी मत डरिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और आज हम वहाँ पहुँचे हैं सक्सेस मंत्र के नए सेशन में, जिसके लिए है फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस के साथ, आंसर्स के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हम आ गए हैं। स्टूडेंट, आप एग्जाम के इन दिनों में इनको कीजिए। निश्चित रूप से कहता हूं कि इससे बाहर, हम ये केवल दावा नहीं कर रहे, परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये अब तक के अपने 12 साल के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। मैंने उसको एक जगह करने की कोशिश की है ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जब ये वीडियो आपके सामने आए तो अपने ग्रुप्स में, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ, कंपेनियंस के साथ आप इसे शेयर कीजिए और निश्चित रूप से उनको भी कल्प इंग्लिश एकेडमी के बारे में बताइए, जिससे हमारा ये जो मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक एक बहुत अच्छी ऑथेंटिक मटेरियल है वो पहुंच सके। आपका प्रेम, साथ और विश्वास जो है वो कल्प इंग्लिश एकेडमी को आज तक मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। बस अपने 5 साथियों को ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। निश्चित रूप से हम ऐसा कुछ करते रहेंगे जिससे आपको अभी नहीं, जॉब के बाद भी बेनिफिट मिलता रहेगा। आप ये मत सोचिए कि जॉब के बाद कौन पढ़ेगा, सबको पढ़ना पड़ता है। एक नई परीक्षा, एक नया आगाज जॉब के बाद ही शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स, फिगर्स ऑफ स्पीच में सक्सेस मंत्र के इस मंत्र को आज के लिए स्टार्ट करते हैं और आप भी तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन लेकर। तो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अपने कमेंट्स, अपनी आइडियाज़ ज़रूर देते रहें, जिससे हम इन वीडियोस को और भी बेनिफिशियल आपके लिए बना सके, आगे के वीडियोस और भी अच्छे मटेरियल से भरे हो। तो आगे शुरुआत करते हैं। यस स्टूडेंट, ये आ गए हैं हम सक्सेस मंत्र के फिगर्स ऑफ स्पीच में। 30 क्वेश्चंस है, लेकिन ये केवल 30 क्वेश्चंस नहीं है, इसमें जितने भी पिछले एग्जाम्स में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं और साथ ही साथ उनकी एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब किया गया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने पहले क्वेश्चन के लिए। यस, पहला क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो? 7 sisters slept soundly on the sand। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली है, एलिट्रेशन है, हाइपरबली है या ऑक्सीमोरॉन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पर आएगा। यस जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपका आंसर एलिट्रेशन है तो आप बिल्कुल सही है। या स्टूडेंट देखिए, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी लाइन में जो वर्ड्स आते हैं और वर्ड्स के इनिशियल जो साउंड होती है, शुरुआती जो साउंड होती है, बिगिनिंग में जो साउंड होती है, वो जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। यानी वो अगर साउंड एक जैसी होती है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को, जो लाइन बनती है, उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे फर्रो फॉलोड फ्री, फ फ फ। तो ये जो फ फ फ की पुनरावृत्ति है, यही एलिट्रेशन होता है। और एलिट्रेशन किसी भी पोएम में जो है वो म्यूजिकलिटी पैदा करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एलिट्रेशन है या कोई और भी जो साउंड से रिलेटेड, जैसे कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है, ये जो चीजें हैं ये क्या प्रभाव पैदा करती है? तो म्यूजिकलिटी पैदा करती है। उनके अंदर जो लिरिसिज्म है वो बढ़ जाती है किसी भी पोएटिक पीस की। तो एलिट्रेशन देखिए यहाँ पर, S7 sister slept soundly on the sand। स की आवाज अगर आप देख पा रहे हैं तो स की आवाज जो है वो आपको मिल रही है
और इसी कारण यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है, और आपने सही पहचाना है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको सही पहचाना है। उनका सही आंसर, इसके कुछ एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो पिछले कई एग्जाम्स में आए हुए हैं हमने उनको एक जगह कलेक्ट किया है। देखिए एग्जाम्पल है, द लवलीस्ट लेडी इन द एलियन लैंड वॉज हेलन। तो अब आप देखिए लवलीस्ट लेडी इन द एलियन लैंड, ल ल ल, तो आपको यहाँ पर जो ल साउंड है वो रिपीट होती दिख रही है। इसी तरह अ स्वीट सैड स्माइल देन स्प्रेड अक्रॉस हर फेस। तो अब आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स स स, तो ये जो स स स है, स्वीट सैड स्माइल देन स्प्रेड, तो ये जो स स की पुनरावृत्ति हो रही है ये एलिट्रेशन ही है। इसी तरह आप आगे देखिए स्टूडेंट, एक्सटेंसिव हार्वेस्ट हैंड द हैवी हेड। तो अब आप देखिए एक्सटेंसिव हार्वेस्ट हैंड द हैवी हेड, तो ह ह ह की जो ये साउंड है ये यहाँ पर रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, फ फ फ, तो ये जो है ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। एंड फेयर फाउल्स हैव फेदर्स फेयर, फ फ फ फिर से रिपीट हो रही है। तो अगर आपके सामने इस तरीके से रेपिटिशन आता है किसी चीज का वर्ड की इनिशियल पोजीशन पे, और वो चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो इस तरीके से जो रिपीटिशन होता है उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ, बहुत ही काफ़ी बार पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में ही ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से रिपीट हो सकता है, इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है। तो देखिए बताइए स्टूडेंट्स, द प्लाउमन होमवर्ड्स प्लाउड्स हिज वेरी वे। आपके हिसाब से यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफोर, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, एंड डी है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो काम कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, द प्लाउमन होमवर्ड्स प्लाउड्स हिज वेरी वे। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर, चूंकि ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है तो आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर आपका आंसर डी ट्रांसफर्ड एपिथेट है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ स्टूडेंट, बात आती है ट्रांसफर्ड एपिथेट की। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता क्या है? देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है एपिथेट। देखिए एपिथेट क्या होता है? एपिथेट किसी भी एपिथेट जो है वो किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जो उसकी फीचर होती है तो वो उसको एपिथेट कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर, ये मास्टर ब्लास्टर उसका एपिथेट है, या द लिटिल मास्टर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, ये इस तरीके से उसके एपिथेट है। एपिथेट का मतलब हो गया कोई फीचर या विशेषता जो किसी को प्रदान की जाती है, जिसके नाम से उसे जाना जाता है, वो फीचर हो गई। अब आप देखिए कि एपिथेट जब ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब वो ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट है x और y, तो y की जो एपिथेट है, y की जो फीचर है, उसको y पर न ले जाकर आप x पर x पर जो है इम्पोज कर देते हो, उसको उस पर रख देते हो, तो उसको आपने एपिथेट का क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। यानी यहां पर आप देखिए द प्लाउमन होमवर्ड्स प्लाउड्स हिज वेरी वे, यानी ये एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का बहुत अच्छा एग्जांपल है। शुरुआती उसकी जो बिगिनिंग लाइंस है वो ली गई है और बहुत ऑफन कोटेड लाइन है ये। देखिए इसमें पोइट जो है इवनिंग का डिस्क्रिप्शन दे रहा है और कह रहा है जो थके हुए प्लाउमन का मतलब क्या हो गया? जो फार्मर्स हैं होमवर्ड्स घर की तरफ आ रहे हैं, प्लोड्स हिज वेरी वे, प्लोड यानी किसी तरह दिक्कत से, मुश्किल से, परेशानी से चलते हुए थके, वेरी वे। तो अब आप देखिए वेरी वे, एक्चुअल में वे थका हुआ नहीं है, वो अपने थके हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो एक्चुअल में आप देखो तो वे थका हुआ नहीं है, बल्कि थका हुआ कौन है? प्लाउमैन। तो प्लाउमैन की ये जो वेरी क्वालिटी थी कि वो थका हुआ है, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया किस पर? वेरी को किस पर ट्रांसफर कर दिया?
वे पर ट्रांसफर कर दिया, इसलिए यहां पर आपने एपिथेट को ट्रांसफर कर दिया, इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट का अच्छा एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट अगर आपका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। और हम कुछ और एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ही स्टूड अपॉन द डिजी क्लिफ। कोई व्यक्ति बहुत ऊंची चट्टान पर खड़ा था, तो वो डिजी, डिजी का मतलब चक्कर आना हो गया, डिजी क्लिफ यानी चट्टान, वो चक्कर आते हुए चट्टान पर खड़ा था। एक्चुअल में चट्टान को चक्कर नहीं आ रहे थे, चक्कर किसको आ रहे थे, डिजी फील कौन कर रहा था, वो पर्सन जो क्लिफ पर खड़ा था। लेकिन उसकी इस डिजी क्वालिटी को यहां से हटाकर और क्लिफ के आगे इंपोज कर दिया गया, इसलिए ट्रांसफर हो गया, एपिथेट का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। और इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। अ लैकी प्रेजेंटेड एन ऑब्सिक्यूअस कप ऑफ कॉफी। देखिए लैकी किसको कहते हैं, लैकी कहते हैं सर्वेंट को। तो अब आप देखिए, लैकी प्रेजेंटेड एन ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है फुल ऑफ फ्लैटरी, फुल ऑफ फ्लैटरी, चापलूसी से भरा हुआ हुजूर की सेवा में कुछ नाचीज या तोहफा देना चाहता है। इस तरीके से आपने फिल्मों में डायलॉग देखे होंगे। तो एक्चुअल में कप ऑफ कॉफी जो है वो फ्लैटरिंग नहीं है, जो लैकी है, जो सर्वेंट है, वो जो है अपने मालिक के सामने या किसी और व्यक्ति के सामने जो है वो फ्लैटरी से भरा हुआ है। तो उसकी जो ऑब्सिक्यूअस जो क्वालिटी है उसकी, फुल ऑफ फ्लैटरी, वो जो है लैकी, उसको किस पर डाल दिया गया, कप ऑफ कॉफी पर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट का। इसी तरह ही पास्ट अ स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट। अब आप देखिए, ही पास्ट अ स्लीपलेस नाइट, तो यहां पर नाइट एक्चुअल में स्लीपलेस नहीं है, नाइट तो नाइट है, लेकिन वो पर्सन जो नाइट में बैठा है या सो रहा है उसको नींद नहीं आ रही है, उसकी स्लीपलेस होने की क्वालिटी को नाइट पर जो है वो डाल दिया गया, इसलिए ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। और ही टोस्ट फ्रॉम साइड टू साइड ऑन हिज रेस्टलेस पिलो, वो अपने रेस्टलेस पिलो पर, एक्चुअल में पिलो रेस्टलेस नहीं है, वो पर्सन जो है वो तकिए पर कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को रेस्टलेस पिलो, पिलो पर वो रेस्टलेस की जो क्वालिटी है उस पर्सन की वो इंपोज कर दी गई है। इस तरीके से क्वालिटी यानी एपिथेट का क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, और इसी को कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट आप इन बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अब से गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि इस 30 क्वेश्चन से आपकी सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, एंड दाउ डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ मार। जी हाँ स्टूडेंट, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्लाइमैक्स है, लाइटोटीज है, एंटी क्लाइमैक्स है या आयरनी है। आपको क्लियर बताना है, देखना है इस एग्जाम्पल को कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पर काम कर रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और जिस फिगर से रिलेटेड है फिगर ऑफ स्पीच से, उसके लिए बहुत बार कोट किया जाता है इस एग्जाम्पल को। यस, तो स्टूडेंट्स अगर आपका आंसर एंटी क्लाइमैक्स यानी सी है तो बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, एंटी क्लाइमैक्स होता क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर हम इस एग्जाम्पल की विवेचना करेंगे। क्लाइमैक्स का मतलब होता है राइजिंग सीरीज, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में कोई चीज़ घटनाएं हो तो क्लाइमैक्स होती है। लेकिन आप किसी ऊंचाई पर ले जाकर सडन फॉल अगर आप कर देते हो इस तरीके से, यानी बहुत बड़ी, आपने फिल्मों में इस तरीके के एग्जाम्पल भी देखे होंगे, तो ये जो है कि आप किसी डिग्री इंक्रीज करते करते सडन फॉल पर आ जाते हो, जिसका उद्देश्य जनरली ह्यूमर होता है, यानी हास्य पैदा करना होता है, या सेटायर यानी व्यंग्य क्रिएट करना होता है। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को जिसमें आप बढ़ती क्वालिटी में जाते हुए अचानक उसको गिरा देते हो, या किसी को बहुत ऊंचा दिखाकर फिर नीचा कर देते हो, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच एंटी क्लाइमैक्स। यानी क्लाइमैक्स का जस्ट ऑपोजिट है, क्लाइमैक्स में हर चीज बढ़ते हुए क्रम में होती है, जबकि एंटी का मतलब, एंटी क्लाइमैक्स का मतलब उल्टे क्रम में। अब यहां पर देखिए, ये अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई लाइन है, और बहुत अच्छी हम कह सकते हैं कि ये पोइम है जिसमें से ये लिया गया। एंड दाउ डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर। देखिए डलहौजी जो पर्सन है उसको क्या कहा गया है शुरू में, ग्रेट गॉड ऑफ वॉर।
उसको ग्रेट गॉड ऑफ वॉर कहा गया, कितने हाई लेवल पर उसको ले जाया गया। लेकिन बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल, उसी को क्या कह दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती आर्मी में, लेफ्टिनेंट कर्नल टू द, वो भी किसी किंग के पास नहीं, बहुत इंग्लैंड के सम्राट के पास नहीं, टू द अर्ल ऑफ मार, यानी अर्ल ऑफ मार के सेना में जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उसको पहले क्या कहा गया, द गॉड ऑफ वॉर, बहुत ऊंचे लेवल पर। फिर सडन फॉल, तुम तो ये हो, तो लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ वॉर, तो यानी क्लाइमैक्स पे ले जाया और फिर सडन फॉल किया, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लाइमैक्स। अगर आपका आंसर सी यानी एंटी क्लाइमैक्स है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ और एग्जाम्पल है, देखिए आप इन एग्जाम्पल्स से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एंटी क्लाइमैक्स क्या है। ही इज अ ग्रेट फिलोसफर, अब आप देखिए, ग्रेट फिलोसफर एंड एस्ट्यूट डेमागोग। तो डेमागोग का मतलब वो पॉलिटिशियन होता है जो जनरली फैक्ट्स के बजाय भावनाओं के आधार पर वोट कलेक्ट करता है, भावनाओं को अराउज करके जो लोगों से सपोर्ट मांगता है, तो डेमागोग। देखिए फिलोसफर, ग्रेट फिलोसफर से क्या आ गया, एस्ट्यूट डेमागोग आ गया, तो नीचे ले आए। और एंड अ बफून, और एक जोकर है, पागल है या मूर्ख है। तो अब आप देखिए ये ही क्या है, इस तरीके से ग्रेट फिलोसफर फिर सडन फॉल में आया, तो ये जो स्थिति बनती है ये ही क्या कहलाती है, एंटी क्लाइमैक्स कहलाती है। क्योंकि क्लाइमैक्स में क्या होता है, कोई चीज उठते हुए बढ़ते क्रम में होती है, लेकिन एंटी उसका सडन फॉल हो गया। उसी तरह आप देखिए दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको पता चलेगा कि हाँ एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है। ऑन द सेम डे ही लॉस्ट हिज वाइफ। चलो ठीक है, वाइफ एक जीवन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। हिज डॉग, वाइफ को लॉस्ट किया कोई कारण से, कोई दुर्घटना में, कोई एक्सीडेंट में वाइफ गई, उसका डॉग गया। एंड 3 पेनी बिट, अब आप देखिए 3 डॉग, वाइफ के बाद डॉग, और डॉग से 3 पेनी पर आ गया, तो ये किस पर आ गया, ये एंटी क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह आई डाई, आई फेंट एंड आई फेल। अब आप देखो, आई डाई मैं मर रहा हूं, मैं आई फेंट मैं बेहोश हो रहा हूं, अरे मैं फेल हो रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए आई डाई, आई फेंट एंड आई फेल, ये जो है वो राइजिंग में नहीं है बल्कि क्या है, फॉलिंग रूप में है, इसलिए ये भी एंटी क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है। और ये जो लाइन है, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, जो अलेक्जेंडर पोप ने ही कही है, और आपको पता है बैकन के लिए कही है, क्योंकि बैकन जो है वो इतनी बुद्धिमानी वाले व्यक्ति थे, इतने बहुत ज़्यादा फिलोसफर, अच्छे फिलोसफर थे, ग्रेट फिलोसफर थे, लेकिन वो रिश्वत के, ब्राइबरी के आरोप में पकड़ लिए गए और उन्होंने उसको एडमिट भी किया, वो सही भी साबित हो गया। तो जो वाइजेस्ट थे, जो ब्राइटेस्ट थे, और लेकिन साथ ही साथ मीनेस्ट, तुच्छतम प्राणी थे मैनकाइंड के, तो ब्राइटेस्ट बढ़ते क्रम और अचानक डाउनफॉल मीनेस्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हो गए फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है एंटी क्लाइमैक्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल आता है तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, ये क्या कह रहा है, आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड। अलेक्जेंडर जो द ग्रेट जिसको कहते हैं, सिकंदर, उसकी ये लाइन है, आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बोलिए, एंटीथेसिस, क्लाइमैक्स, मेटाफोर, सिनेक्डकी। जी हाँ स्टूडेंट, आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट अगर आपका आंसर इसमें बी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्लाइमैक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था एंटी क्लाइमैक्स, जब बढ़ते हुए क्रम में कोई घटनाएं हो तो इसको क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स का मतलब सीढ़ी होता है, आपको पता है ग्रीक लैंग्वेज में क्लाइमैक्स सीढ़ी को कहते हैं। और सीढ़ी में जो हर पैग होता है ये अपने से पहले उठते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में होता है। तो ये जो सीढ़ी की पैग्स हैं तो इसको कहते हैं क्लाइमैक्स। तो अब आप देखिए क्लाइमैक्स के जैसे जैसे पैग पर बढ़ते जाते हैं, वैसे भी पैग जैसे जैसे होते जाते हैं क्लाइमैक्स बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। तो यहाँ पर जैसे जैसे सीढ़ी ऊंचे क्रम में होता जाता है हर पैग, उसी तरह क्लाइमैक्स में आई केम, आया, आई सो, और अगला क्रम आई कॉन्कर्ड, मैंने जीता। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये किसका एग्जाम्पल हो गई, क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल हो गई। आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड, ये जो लाइन्स है ये आपके लिए है। आप आए, 3rd ग्रेड के सिलेबस को देखा, आपने देखा वैकेंसी निकल गई और फिर आपने
उसको देखा, सिलेबस को अच्छी तरह, और उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और आई कॉन्कर्ड, और मैं जीत गया। और आपको जीतना है, रुक जाना नहीं। तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा निश्चित रूप से। बने रहिए के&एम इंग्लिश ग्रामर की इन एक्सरसाइज के साथ, और कल्प इंग्लिश एकेडमी के साथ बने रहिए। तो निश्चित रूप से आपको जो एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल है वो सप्लाई होते रहेंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल से आप इसको देखते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। यस, सम और एग्जाम्पल क्लाइमेक्स के। आई स्माइल, आई लाफ, आई रोर। देखिए, स्माइल, स्माइल, लाफ हंसना, और रोर यानी अट्टहास करना। तो आई स्माइल, आई लाफ, आई रोर। तो ये किसके बढ़ते क्रम में हो गए। ऐसे ही he begs, he lies, he steals and he kills for God। तो अब यहां पर ये जो एग्जाम्पल है, he begs भीख मांगना, लाई झूठ बोलना, फिर चुराना, और यहां तक कि किसी की हत्या भी कर देना, तो ये गॉड के लिए वो ये बढ़ते क्रम में हो गया। तो ये भी क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल हो गया। सिंपल, इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टियर, सबलाइन। तो ये यहाँ पे भी घटनाएं क्या है, बढ़ते क्रम में हैं, और बढ़ते क्रम में घटनाओं के इस रूप को ही हम क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम में होने के कारण ही घटनाओं के इस रूप को क्लाइमैक्स कहते हैं। और क्लाइमैक्स जैसे कि मैंने बताया ग्रीक लैंग्वेज में CD से ये लिया जाता है, जिसमें घटनाएं बढ़ते क्रम में होती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो क्लाइमैक्स है वो ड्रामा में भी होता है, लेकिन ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, जबकि वो एक लिटरेरी फॉर्म होता है। तो आपको ध्यान रखना ये दोनों थोड़े अलग हैं। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। यस, 5th क्वेश्चन आपके सामने है। और हाउ ब्रेवली ही मेट हिज डेथ। नंबर 1 आयरनी, नंबर 2 बी एक्सक्लेमेशन, सी एपिग्राम, और डी है यूफेमिज्म। तो आपको बताना है कि यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यस स्टूडेंट, यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है। हाउ ब्रेवली ही मेट हिज डेथ, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो इसलिए यहां पर आपका आंसर अगर बी है तो बिल्कुल सही है। एक्सक्लेमेशन किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस। सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस, भावनाओं का तीव्र प्रवाह है, बहुत ही भावनात्मक रूप से और बहुत ही फीलिंग के साथ किसी चीज को बोलना। हाउ ब्रेवली ही मीट्स हिज डेथ, कितने शानदार रूप में वो अपनी मृत्यु को गले लगाता है, धन्य है वो वीर। तो यहां पर इस तरीके की जो फीलिंग्स के साथ, इस तरीके की जो फीलिंग के साथ कोई डायलॉग बोला जाता है, वहां पर एक्सक्लेमेशन होता है। वो फीलिंग सरप्राइज की हो सकती है, वंडर की हो सकती है, प्राइड की हो सकती है, जॉय की हो सकती है। और जनरली इनके पीछे आपको क्या मिलता है, आपको कोई एक्सक्लेमेशन साइन मिलता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है, जिसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो इस तरीके से जो भी आए वो सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेशन का एग्जाम्पल होता है। और कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। Yes, some more examples. Oh, that I had wings like a dove. काश मेरे पास पंख होते डव के, पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ बालमा। हाँ, ये ख्वाहिशें तो क्या है कि इनका कोई अंत तो है नहीं। अपने गालिब का शेर सुना होगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से सुनते आए थे आदम का, मगर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं जो क्या पता आपके कौन से पेपर में जाकर सामने निकले। तो इसलिए छोड़ना मत। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और निश्चित रूप से मैं एक बात बार बार कहता हूं स्टूडेंट्स, आप अपने ओपिनियन और व्यूज है वो देते रहे, मिलते रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स है जो बेनिफिट ले रहे हैं उस मेहनत का जो हम कर रहे हैं, और आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, हम दोनों एक ही राह के राही हैं और आपको अपनी मंजिल जरूर मिले। उसी तरह दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से युवा हो जाता। व्हाट अ फॉल इज दिस माय कंट्रीमैन, क्या क्या फॉल है माय कंट्रीमैन। तो ये भी क्या है,
एक्सक्लेमेशन है हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। इस बैंक पर स्वीटली, कितनी स्वीटली जो है वो मूनलाइट गिर रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये सारे के सारे आप देख रहे हो, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये बीच में या लास्ट में आपको मिलता है। तो ये बहुत फीलिंग्स के साथ बोले जाते हैं। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, ओ दैट आई हैड विंग्स लाइक ए डव, दैट आई वर यंग अगेन। नो, विथ फीलिंग, ओ दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से युवा हो जाता। तो इसलिए इसको एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। ये स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे बहुत दिल के करीब पोएम है उसमें से लिया गया है। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। आपको बताना इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इंटरोगेशन है, सिनेक्डकी है, मिटोनमी है या पन है? कौन से फिगर ऑफ स्पीच को आप यहां पर समझ रहे हो? यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर इंटरोगेशन यानी ए है तो बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल भी एलएसजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है और जिसमें पॉइंट जो है वो पूछता है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूं कि जो केवल मैं आंसर बताता जाऊं तो हो सकता है वीडियो जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन जो फीलिंग है, जो उसके बेनिफिट होता है होना है, वो आपको नहीं होगा। इसलिए इसकी पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है वो उसको आप जरूर सुने। ये एलएसजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड से ये एग्जाम्पल लिया गया है। टॉमस ग्रे ने ये बहुत ही फेमस एलएसजी लिखी है और उसमें वो गरीब लोगों का, पुअर लोगों का, जो टूम्स नहीं बना सकते अपने रिलेटिव्स की कब्र पर, उनका पक्ष लेते हुए लिखा है कि जो गरीब अमीर लोग जो है, द रिच जो पीपल जो है, जो अपने रिलेटिव्स की डेथ होने पर बहुत पॉम्पस तरीके से उसको सेलिब्रेट शो करते हैं, क्या उनके कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट, एक क्वेश्चन फॉर्म में देखिए आप, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट, जो स्टोरी लिखे हुए अर्न हो, जिसमें अस्थि कलश जिसको कहते हैं, या उनकी लाइफ लाइक बर्स्ट बना दिए जाए। एनिमेटेड बर्स्ट का मतलब उनके जीवंत टाइप में बर्स्ट बना दी जाए, इतनी इतनी जो मूर्तियां होती हैं। बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, क्या वो जाती हुई सांसों को रोक सकते हैं? अब आप देखिए, जो ऐसा क्वेश्चन, देखिए इंटरोगेशन का मतलब होता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर जो है वो एक्सपेक्ट मांगा नहीं जाता बल्कि अंडरस्टूड होता है। बस वो इसलिए ही कि भाई वो क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन फॉर्म में है, इंटरोगेशन है, लेकिन उस वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि नहीं, वो जाती हुई सांसों को, फ्लिटिंग ब्रेथ को रोक नहीं सकते हैं। जैसे आप किसी को पूछते हो, अरे भाई मैं तुम्हारा नौकर लगा हूं क्या, तो आप पूछ नहीं रहे हो कि बताओ भाई मैं तुम्हारा नौकर लगा हूं या नहीं लगा हूं, मुझे बताओ। जी नहीं, वो जस्ट केवल इसलिए है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं लगा हूं। तो ये जो है इस तरीके का क्वेश्चन जिसका आंसर सेल्फ एविडेंट हो, जिसको सिर्फ बात को एम्फेटिक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे ही हम कहते हैं इंटरोगेशन। तो स्टूडेंट, आपका ये जो आंसर है इंटरोगेशन ए है, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। 7th क्वेश्चन से पहले अपने कुछ और एग्जाम्पल जो है वो यहां पर देखते हैं। इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, अगर तुम हमें प्रिक करोगे तो क्या हमारे खून नहीं आएगा? तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? इंटरोगेशन का। ही दैट फॉर्म्ड द आइज शैल ही नॉट सी, जिसने आंखें बनाई, ठीक है, क्या वो खुद नहीं देखता? Who is here so wild that will not love his country? यहां ऐसा कौन है जो अपने देश को प्यार नहीं करता? आपने स्पीच में इस तरीके की बातें सुनी होंगी, मतलब ऐसा कोई नहीं है। ये बात कि यहां कोई नहीं ऐसा है जो अपने देश से प्यार नहीं करता, उसको इस तरीके से कह दिया जाए, Who is here so wild that will not love his country? तो क्वेश्चन फॉर्म में हो गई, इसलिए इसको इंटरोगेशन कहते हैं। और why all this toil for triumphs of an hour? ये सारी इतनी मेहनत क्यों, केवल 1 घंटे की जीत के लिए इतनी मेहनत क्यों? तो स्टूडेंट्स, आपको तो लाइफ टाइम की ट्रायम्फ मिल रही है, इसलिए आपका मेहनत तो देखिए बनती है। इसलिए आप इससे ऐसे मत सोचिए कि ये लाइन हम पर है, क्या आप पर नहीं है। ये ट्रायम्फ्स ऑफ एन आवर नहीं है आपका, तो ट्रायम्फ्स फॉर होल लाइफ है। यस, तो इतनी सी मेहनत, सॉरी, इतनी सी जीत के लिए इतनी बड़ी मेहनत क्यों की जाए? इसका मतलब करने में फायदा नहीं है। इस बात को इंटरोगेटिव फॉर्म में लिख दिया जाए तो वही फिगर ऑफ स्पीच इंटरोगेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, बहुत फिर से अच्छी लाइन है। इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू।
आपको पता ना इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? बैथोस, हाइपरबली, कंसीट, सिमिली। जी स्टूडेंट, आपको बताना है यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यस, आंसर है, अगर आपका आंसर, मुझे पता है इस मामले में कई उलझ गए हैं कि कौन सा यहां पर फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपका आंसर कंसीट है तो बिल्कुल सही है। अब यहां पर आपने बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, लेकिन कंसीट के मामले में हम कई बार क्या होते हैं कि इसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं RSSM भी पेपर बनाती है, थोड़े डिफिकल्ट पेपर भी आ सकते हैं, RPSC से ज्यादा लेवल के पेपर होते हैं उनके, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों पर भी गौर करना होगा। कंसीट क्या होती है? देखिए कंसीट जो है, स्पेशली जो मेटाफिजिकल पोइट्स है उन्होंने यूज की थी। हालांकि हर एज में जो पोइट्स है, एलिजाबेथन एज में, उन्होंने इसको यूज किया है। कंसीट का मतलब होता है फार फेच्ड इमेजरी। फार फेच्ड इमेजरी यानी ऐसी इमेज जो बहुत दूर दूर से यॉक की गई हो एक साथ। अब देखिए, अगर आपने कहा कि तेरा चेहरा गुलाब जैसा है, तू खिलता गुलाब जैसे वन में चंदन हो, या ये हो वो हो, तो ये क्या है? रटी रटाई सी बातें हैं। हम कह देते हैं कि वो इतना सुंदर है, इसके जैसा है, गुलाब जैसा है। तो ये एक ऐसी इमेजरी है जो बहुत सामान्य है, बहुत इजीली आप उनका पता लगा सकते हो। आप कहते हो लाइफ इज ए गेम, या फिर आप ऐसे कहते हो कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। ये बहुत सामान्य जो है वो इमेजेस है, इन्हीं को इमेजरी कहते हैं। इमेज क्रिएट करके कोई चीज को कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट करना, उसकी आइडिया को क्लियर करना इमेज होता है। लेकिन फार फेच्ड का मतलब जो जनरली लोगों के समझ में ना आए, इधर उधर से दूर से लाकर उस इमेज को लोगों के सामने रखना और फिर उसको जस्टिफाई करना। ये नहीं कि तुम कुर्सी हो और बता दिया आप कुर्सी कैसे हो भाई तुम। ये जो पोइट थे, जिन्होंने कंसीट्स का यूज किया, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको जस्टिफाई भी किया। तो अब आप देखिए ये क्या होती है कंसीट। देखिए, इफ दे बी टू, दे आर टू सो, एज स्टिप ट्विन कंपासेस आर टू। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको ये बात समझनी है कि ये एग्जाम्पल जो है वो जॉन डन की पोएम वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से लिया गया है। जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्री के एक लीडर माने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री में उनको मेटाफिजिकल पोएट्री शुरुआत करने का क्रेडिट दिया जाता है। अब उन्होंने क्या किया, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो पोएम है, वैलेडिक्शन का मतलब ही ये होता है कि विदाई हो रही है, और फॉरबिडिंग मॉर्निंग का मतलब वो अपनी बिलविड को रोने से मना करते हैं। जॉन डन कहीं जा रहे हैं और उनकी बिलविड रो रही है कि तुम मत जाओ, क्यों जा रहे हो, ये वो। तो वो क्या कहते हैं, उसके पीछे वो कंसीट का यूज करते हैं। वो क्या कहते हैं, इफ दे बी ट्रू। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे आंसू मोती हैं, ये है वो है, तुम जो है तुम्हारी इन आंखों में पलकों पर मुझे सजा कर रखो। हाँ, ये घिसे पिटे उन्होंने यूज नहीं किए, वरना जॉन डन ही क्या, जो इस तरीके के एक्सप्रेशन दे दे तो फिर डन ही क्या। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा क्यों रो रही हो, हम तो बॉडीली नहीं, हम तो सोल से एक दूसरे को लव करते हैं। बॉडी जो है वो हमारी अलग अलग है, लेकिन शरीर एक है। और अगर हम अलग अलग भी हैं, अगर हम अलग माने भी खुद को, तो यहां से वो कंपैरिजन स्टार्ट होता है। वो कहते हैं कि इफ दे बी टू, दे आर टू सो। अगर हम अलग अलग हैं भी तो हम एज स्टिप ट्विन कंपासेस आर टू। जैसे कंपास होता है जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके जो ये दो सिरे होते हैं, ये जैसे अलग अलग है, वैसे ही हम अलग अलग हैं। तो ये जो है, ये वैसे देखिए कि ये शरीर अलग अलग है, लेकिन इनकी आत्माएं एक है। फिर पूरी आगे की पॉइंट में वो कहते हैं कि जिस तरीके से ये सेंटर में रहता है और ये पूरी दुनिया घूम के आ जाता है, तब भी जब काम पूरा हो जाता है तो ये इसके पास आ जाता है। आप ये मत सोचना कि फिर तो पोएट और पोएटेस जो है बड़े जीरो फिगर के पर्सन रहे होंगे, बड़े पतले पतले दुबले पतले स्लिम बॉडीड। नहीं, स्लिम बॉडीड नहीं है। वो ऐसे कहता है कि ये दो बॉडीज है और हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर जुड़े हुए हैं, सॉल के लेवल पर जुड़े हुए हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, और मैं यहाँ पर, तुम यहाँ पर सेंटर में रहोगी, मैं कहीं जाऊँ तुम मेरे सेंटर में रहोगी, मैं घूमता रहूँ और मैं अपना काम पूरा करके, अपनी जर्नी पूरी करके और फिर यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और अगर तुम कांस्टेंट रहोगी, अपनी जगह पर रहोगी, तभी मैं अपनी जर्नी पूरी कर पाऊँगा। और बातों बातों में कह दिया, अगर तुम मेरे लिए फेथफुल रहोगी, यूं ही प्यार करती रहोगी, तो ही मैं अपनी जर्नी पूरी कर पाऊंगा। इस तरीके से जॉन डन ने बहुत ही
बड़े अच्छे तरीके से, एक बहुत ही अच्छे मेटाफोर से, जिसको बहुत बड़ा मेटाफोर कहते हैं, उसी को कंसीट कहते हैं, इमेजरी क्रिएट की। तो यही कंसीट है। कंसीट का मतलब फार फेच्ड इमेजरी होता है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ एक एग्जाम्पल से और भी समझते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए सम मोर एग्जाम्पल है। ओ स्टे 3 lives in 1 flea spare where we almost ye more than married are। अब वो यहाँ पर ये जो लाइन है वो ये कह रहा है अपनी बिलविड को, जिस फ्ली ने काट लिया है। देखिए बिलविड और उसका पॉइंट और उसकी बिलविड जो है वो बेड पर है, और कोई फ्ली जो है उसको काट जाती है पोइटस को, और पोइट की बिलविड को, और वो जाने लगती है। इतने में वो उस कीड़े को मारने के लिए जब हाथ उठाती है, कोई इंस्ट्रूमेंट उठाती है, इतने में पोइट क्या कहता है कि ओ स्टे, अरे रुको, 3 lives in 1 flea spare। इस एक फ्ली के अंदर 3 जान है, ये कीड़ा है ना, उसके अंदर 3 जान बस रही है, इसलिए प्लीज तुम इसको मत मारो। वेयर वी ऑलमोस्ट ई मोर देन मैरिड आर, यहां पर हमारा मिलन हो गया। क्यों? क्योंकि इसने पहले मुझे काटा, फिर तुम्हें काटा, तो दोनों का ब्लड जो है वो मिल गया, हम इसके अंदर एक हो गए हैं। तो ये हमारे मैरिड की जगह है, मैरिज प्लेस है, कोई हमें उसकी बड़े ताम झाम की जरूरत नहीं है, मंत्र इसी के अंदर हो गए। तो ये जो लाइन है ये ऐसे ही बिना एक्सप्लेनेशन के समझ में नहीं आएगी। इस तरीके की जो फार फेच्ड इमेजरी है, जिसमें एक इमेज को क्रिएट किया जाता है, ये सारे कंसीट के एग्जाम्पल है। हालांकि इस तरीके के एग्जाम्पल एग्जाम में कम पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंसीट होती क्या है, क्योंकि जब एग्जाम में बैठो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बैठोगे तो आपका वेल बिगिनिंग इज हाफ डन वाली स्थिति बन जाएगी। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, तेंदुलकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन। तेंदुलकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन। तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिनेक्डकी, मिटोनमी, लाइटोटीज, आयरनी। जी हाँ स्टूडेंट, ये आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर जो है इसमें सी है, लाइटोटीज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, लाइटोटीज क्या होता है? लाइटोटीज में आप सीधा ऐसे समझ लीजिए, लाइट करना किसी चीज को और फिर उसका इंप्रेशन बढ़ाना। जैसे अगर आप कहो कि तेंदुलकर इज ए ग्रेट बैट्समैन, या मुंबई इज ए ग्रेट सिटी, या मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, उसको आप कहो कि मुंबई कोई छोटा शहर नहीं है। यानी जो एडजेक्टिव या जो क्वालिटी आपको यूज में लेनी है किसी व्यक्ति के लिए, किसी नाउन के लिए, उस क्वालिटी के नेगेटिव को रखा जाए। मुंबई कोई छोटा, तो बड़ा की जगह हमने यूज क्या कर लिया? छोटा। और उस नेगेटिव को फिर से क्या कर दिया जाए? नेगेशन दे दिया जाए। उस नेगेटिव को भी छोटा शहर, ऑपोजिट कह देना चाहिए। नेगेटिव का मतलब उसका ऑपोजिट वर्ड आप यूज में लो और फिर उसका नेगेटिव उसके साथ लगाओ, तो जो इंप्रेशन आता है वो हाईली पॉजिटिव आता है। आपको पता है माइनस माइनस प्लस प्रभाव पैदा होता है। मुंबई बड़ा शहर है, इसके बजाय हम कहें मुंबई कोई छोटा शहर नहीं है, तो छोटा बड़े का उल्टा हो गया, और शहर नहीं है तो उसका नेगेशन हो गया, ऑपोजिट किया। और तो अब आप देखिए, तेंदुलकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन। हम कहें तेंदुलकर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन, उसके बजाय ऑर्डिनरी, साधारण, लेकिन उसको क्या कह दिया? नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन। तो इस तरीके की क्वालिटी, इस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी ग्रेट क्वालिटी को उभारने के लिए उसके ऑपोजिट को डिनाई किया जाता है, ऑपोजिट का नेगेशन किया जाता है, विलोम शब्द लगाकर फिर इसको उल्टा कर दिया जाता है, इसको ही कहते हैं लाइटोटीज। लाइटोटीज, लिटोटस नहीं है। कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स का प्रोनाउंसिएशन लिटोटस करते हैं, लाइटोटीज। आपको ध्यान रखना है, इसका फिगर ऑफ स्पीच है, और कुछ और एग्जाम्पल से भी आप इसको समझ सकते हो। देखिए, यस स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? His success in IAS was no mean achievement। IAS में उसकी जो सक्सेस थी वो कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी। अगर हम उसको कहें बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उसके बजाय छोटी, मीन, लेकिन उसके आगे क्या लगा दिया? नॉट, नो मीन अचीवमेंट। वो कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी। इसी तरह आई कैन एश्योर यू ही इज नॉट फूल। आप किसी को कहते हो कि मैं बहुत चालाक हूं या मैं बहुत बुद्धिमान हूं, उसके बजाय आप कहते हो मैं मूर्ख नहीं हूं, इसका मतलब क्या हुआ? फूल, और फूल का नो, तो यानी आई एम इंटेलिजेंट। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ?
इंटेलिजेंट है या वाइज है, वो ऐसे मूर्ख व्यक्ति नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही he was not a little annoyed at his failure, वो उसकी फेलियर पर बिल्कुल भी नाराज नहीं था। he was not, अब देखिए annoyed, not, ठीक है, a little annoyed at his failure, ये भी इसका एग्जाम्पल है। I am a citizen of no mean city, मैं कोई छोटे मोटे शहर का आदमी नहीं हूं, इसका मतलब मैं बहुत बड़े शहर का सिटीजन हूं। तो इस तरीके के जो फिगर्स ऑफ स्पीच बनते हैं, इस तरीके से जो लाइंस बनती है जिसमें किसी एक इंप्रेशन के नेगेटिव को रखा जाता है और उसका नेगेशन किया जाता है, उसको लाइटोटीज कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। यस स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन। Yet beneath the hallowed soil the peasant rests him from his toil। तब आप देखिए यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफोर, सिनेक्डाकी, यूफेमिज्म और सिमली। यस, तो स्टूडेंट यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच काम कर रहा है वो है, थोड़ा टाइम दूं, चलो देख लीजिए आराम से क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। यस स्टूडेंट्स, यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है यूफेमिज्म। तो देखिए स्टूडेंट, यूफेमिज्म का पहले मतलब क्या होता है, फिर इस एग्जांपल में यूफेमिज्म कैसे है। देखिए स्टूडेंट, यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि किसी बात को जो ऑफेंसिव हो सकती है, जो बुरी लग सकती है और अपने को ऑफेंसिव लग सकती है, थोड़ा सा हार्श होती है, उसको इस रूप में नहीं कहना, गलत तरीके से ना कहना, बल्कि माइल्ड वे में कहना, हल्के कोमल तरीके से कहना, जिससे सुनने में वो लेस ऑफेंसिव लगे या माइल्ड लगे या नॉर्मल लगे। जैसे आप किसी को कहते हो कि किसी के दादाजी का स्वर्गवास हो जाए, तो आप ऐसे थोड़ी कहते हो कि तुम्हारे दादाजी मैंने सुना कल मर गए, तो ये नहीं कहते, मरे हैं, लेकिन उसमें हम क्या कहते, मैंने सुना आपके दादाजी का स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया। तो ये जो इस तरीके के जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, मरने की जगह पर देहावसान होना या फिर शहीद होना किसी के लिए, या स्वर्गवास होना, ये यूफेमिज्म का एग्जाम्पल है। यूफेमिज्म का मतलब हो गया कि वो सुनने में श्रुति मधुर, हिंदी में इसको कहते हैं श्रुति मधुर, यानी जो सुनने में अच्छा लगे, लेस ऑफेंसिव हो जाए, कोई चीज जो है वो सुनने में उतनी बुरी ना लगे, उसके लिए जो आप दूसरा तरीके से उसको कहते हो, थोड़ा सा आप में से कह सकते हैं कड़वी गोली को चाशनी में लपेट कर जिसको देते हो, वही क्या होता है, यूफेमिज्म। अब आप देखिए, yet beneath the hallowed soil, इस खोखली मिट्टी के नीचे, the peasant rests from his toil। तो देखिए अब आप देखो कि जो किसान है वो अपने मेहनत से रेस्ट कर रहा है। तो मिट्टी के नीचे रेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गई, उसकी ग्रेव हो गई, यानी वो मर गया है और वो अपनी ग्रेव में पड़ा है। तो अब वो मृत है और उस कब्रों में लेटे हुए हैं, उसके बजाय उसको कह दिया कि वो अपने चिर निद्रा में आराम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपने डेथ को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, यही क्या हो गई, यूफेमिज्म का एग्जाम्पल हो गई। यानी यूफेमिज्म का मतलब होता है कि किसी बात को जो हार्श, ऑफेंसिव, बिटर हो सकती है, उसको माइल्ड और एक्सेप्टेबल टर्म्स में कहना, जिससे वो सुनने में उतनी ऑफेंसिव ना लगे या फिर ऑर्डिनरी लगे। इस तरीके की बात को ही यूफेमिज्म कहते हैं। कुछ और एग्जांपल भी है। यस स्टूडेंट, द ऑनरेबल मेंबर इज इंडल्जिंग इन अ फिगमेंट ऑफ एन एक्साइटेड ब्रेन। तो अब आप देखिए, ऑनरेबल मेंबर्स यानी किसी असेंबली में मान लो जो सम्मानित सदस्य, वो बुरी तरह झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हाथापाई नहीं, बातों से लड़ रहे हैं, तो उस बातों से गर्मागर्म बहस को, बहुत बुरी बहस हो रही है, तो उसको क्या कह दिया, इंडल्जिंग इन फिगमेंट ऑफ एन एक्साइटेड ब्रेन, यानी उनका जो ब्रेन है वो एक्साइटेड है और वो एक दूसरे के साथ इंडल्ज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उस एक्साइटमेंट को शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बहस को या बुरी तरह बातों से लड़ने को क्या कहते हैं, वाक युद्ध को इस तरीके से एक्साइटेड ब्रेन बता दिया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, यूफेमिज्म का एग्जाम्पल हो गया। और अब आप देखिए, डिस्कॉर्ड फेल अपॉन द म्यूजिक ऑफ हिज सॉइल। देखिए डिस्कॉर्ड यानी
उसके सोल के म्यूजिक पर डिस्कॉर्ड हो गया, यानी उसकी सोल जो है, अब ऐसे कहना कि वो अपनी आत्मा से अच्छा फील नहीं कर रहा था, बहुत बुरा फील कर रहा था, वो बहुत खिन्न था, दुखी था, इसके बजाय उसकी आत्मा के संगीत में खलल पैदा हो रहा था, डिस्कॉर्ड हो रहा था। तो ये जो चीज है ये भी एकदम यूफेमिज्म का एग्जाम्पल है। ही डज नॉट कीप वेरी एग्जैक्ट अकाउंट, उसके अकाउंट इतने अच्छे नहीं है। अब यानी वो हिसाब में गड़बड़ करता है, वो सही नहीं है, उसको क्या कह दिया, फाइनेंशियली उससे आप थोड़ा दूर ही रहो, उसको कह दिया कि वेरी एग्जैक्ट अकाउंट नहीं रखता है। इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो अकाउंट जो है वो उसके बिगड़े हुए हैं। अब उसी तरह यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल, अब आप देखो कोई किसी को हम कह देगा भाई बकवास मत करो या फालतू की बातें मत करो मेरे आगे, उसके बजाय पहेलियां मत बुझाओ, डोंट टेल मी ए फेरी टेल, इस बात को कह देने से वो लेस ऑफेंसिव हो जाती है। बात वही है, हाँ सेंस वही है, लेकिन उसको एक माइल्ड टर्म में आपने कह दिया। इसी तरह हिज फादर पास्ट अवे यस्टरडे, देखो गुजरने के लिए वर्ड आ गया, उसके पिताजी चल बसे, गुजर गए, देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया, पास हो गए, तो उसके डाइड की बजाय पास्ट अवे। तो ये जो है ये सुनने में किसी वर्ड को जो ऑफेंसिव हो सकते थे उसको माइल्ड तरीके से प्रेजेंट किया गया, इसलिए सारे एग्जाम्पल जो है वो यूफेमिज्म के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, 10th एग्जाम्पल है, 10th क्वेश्चन जो आपके सामने है, आपको बताना है ये किसका एग्जाम्पल है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ साइंस, मेटाफोर है, मिटोनमी है, सिनेक्डकी है और एपिग्राम है। स्टूडेंट ये क्या है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ साइंस। यस स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है एपिग्राम का। अब बात आती है कि एपिग्राम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, एपिग्राम का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझना है। एपिग्राम का मतलब होता है अ ब्रीफ पिथी सेइंग, यानी गागर में सागर भर के संक्षेप में किसी बात को कहना जो बहुत ही लाजवाब हो, एक छोटी सी लाइन से ही कई चीजों को एक साथ एक्सप्रेस कर देना। जैसे बेकन की स्टाइल को एपिग्रामेटिकल स्टाइल कहने का मतलब यही है कि वो स्टडी सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट, तो ये जो बात उसने कही उसका फिर आप एक्सप्लेनेशन कितनी ही दे दो। तो एपिग्राम का मतलब होता है कि पिथी ब्रीफ सेइंग, छोटे रूप में कोई बहुत ही इफेक्टिव बात कहना। चाइल्ड इज द फादर ऑफ साइंस, तो यहां पर एपिग्राम का एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ये एग्जाम्पल एपिग्राम का है। देखिए स्टूडेंट, एपिग्राम क्या हो सकता है। एपिग्राम कोई भी एंटीथेसिस हो सकता है, ऑक्सीमोरॉन हो सकता है, या कुछ इस पैराडॉक्स हो सकता है। ऐसी कोई भी लाइन जो है वो जो है एपिग्राम हो सकती है, क्योंकि एपिग्राम का मतलब होता है कि फिगर ऑफ स्पीच का इस तरीके से यूज करना जिसमें किसी भी तरीके से यूज करते हुए कोई बात को संक्षेप लेकिन मीनिंगफुल तरीके से, सारपूर्ण तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जिसके कई जो है वो एक्सप्लेनेशन दी जा सके, जिसकी बहुत गहरे रूप में व्याख्या की जा सके। ऐसी स्टाइल को एपिग्राम कहते हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच को एपिग्राम कहते हैं। इसलिए कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमने तो ये एग्जाम्पल किया, हमने तो इसमें हमारे हिसाब से तो ये एंटीथेसिस है, हमारे हिसाब से तो ये ऑक्सीमोरॉन है, और बुक में दे रखा है एपिग्राम। तो स्टूडेंट पहले तो आपको देखना है ऑप्शन तो है क्या, ऑप्शन ही नहीं है उसका, तो फिर आपको एपिग्राम इसलिए करना है कि एंटीथेटिकल आइडियाज भी एपिग्राम हो सकता है, ऑक्सीमोरॉन का यूज करके भी आप एपिग्राम कह सकते हो, पैराडॉक्स का यूज करके भी आप एपिग्राम कह सकते हो। ये बहुत आपको ध्यान देने वाली बात है कि कल को आपने कोई पैराडॉक्स का एग्जाम्पल पढ़ा और वो ऑप्शन में नहीं है, फिर एपिग्राम दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना कि अरे ये एपिग्राम भी हो सकता है। तो ये इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ साइंस, इस लाइन को अगर आप ऐसे समझे कि साइंस का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, व्हाट, हु, व्हेन, इस तरीके से हर चीज का विश्लेषण करना। और ये क्यूरियोसिटी किस में होती है, बच्चे में होती है। किसी चीज को वो देखकर ये क्या है, ये क्यों है, ये कब आया, ये कौन है, बार बार ये पूछता है, और यही साइंस का बेस है। इसलिए चाइल्ड इज द फादर ऑफ साइंस। अब इसको आप कितना भी एक्सप्लेन कर दो तो ये जो चीज है ये एपिग्राम है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ और एग्जाम्पल भी। गिफ्ट इज नेवर लिटिल, गिफ्ट इज नेवर लिटिल, गिफ्ट कभी छोटा नहीं होता। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फो। अब आप देखिए ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी ये एपिग्राम है। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, विजन का मतलब है कि इनविजिबल चीजों को भी देख लेने की पावर जो होती है वही विजन होती है। और फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जो है
कि अति मीठे फल में है जो कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी जो है वो दुर्भावना पैदा करती है। तो ये जो स्टूडेंट, ये इस तरीके के जो वर्ड्स है जिनको आप बहुत ज़्यादा फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, जिनके बारे में आप बहुत व्याख्या कर सकते हो, इस तरीके की लाइंस को एपिग्राम कहा जाता है। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं, वो एंटीथेसिस भी हो सकता है, वो पैराडॉक्स भी हो सकता है, वो ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल भी हो सकता है। आपको एग्जाम जो ऑप्शंस है एग्जाम में वो देखने हैं और उस हिसाब से ही आपको अपनी आंसर को देना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं इसको। यस, अब आप देखिए स्टूडेंट, ये क्या करे, ही वॉज द क्लेवरेस्ट जनरल दैट एवर लॉस्ट अ बैटल। क्लेवरेस्ट जनरल था जो जिसने कभी बैटल शायद लॉस्ट ही नहीं की हो। तो इंटरोगेशन, मिटोनिमी, सिनेक्डकी और आयरनी, यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहां पर आपको बताना है। इंटरोगेशन है, मिटोनिमी है, सिनेक्डकी है या आयरनी है। जी हाँ स्टूडेंट, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए यहां पर है, आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यह स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आयरनी है। जी हां, आयरनी। अगर आपका आंसर डी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी स्टूडेंट, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आयरनी का मतलब क्या होता है। देखिए, आयरनी जो है वो वर्ड बना है इरोन से। इरोन, देखिए इरोन जो है ग्रीक स्टेज का एक ऐसा कैरेक्टर होता था जो ऊपर से भोला भाला और मूर्ख बनता था, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही क्लेवर होता था और प्रिटेंड ऐसे करता था कि वो बहुत ही मूर्ख है, यानी वो जो था वो वैसा नहीं होता था, डिसेंबलर था, येड़ा बन के पेड़ा खाने वाला था वो। तो यानी इरोन को ही क्या कहते थे, इरोन वर्ड से ही डिसेंबल, यानी जो जैसा दिखता है उससे अलग उसका रूप था। इसलिए ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जिसमें उससे आयरनी का डेवलपमेंट हुआ। और आयरनी का मतलब होता है कि जो लिटरल मीनिंग है किसी चीज का, शाब्दिक जो अर्थ है, लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ जो है उससे अलग उसका लिटरेरी मीनिंग निकलता है, उसका बहुत अलग मीनिंग निकलता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। ऐसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। यानी जैसे आप कई बार किसी से आपने कहा कि पानी लेके आना, और कोई गिलास में इतना सा पानी ले आए, तो आप कहते और बहुत पानी लेके आया, इससे तो मैं नहा लूंगा, इतना पानी लेके आया। आप कहना क्या चाहते हो, आप कहना चाहते हो कि पानी बहुत थोड़ा है, लेकिन आपने क्या कहा, अरे बहुत पानी लेके आया ना तू तो ये जो बहुत पानी किसके लिए, थोड़े से पानी के लिए आपने यूज किया, एकदम ऑपोजिट वर्ड यूज किया। लिटरल मीनिंग उसका क्या है, बहुत पानी का मतलब तो खूब पानी होता है, लेकिन उसका लिटरेरी मीनिंग क्या निकल रहा है, आप कहना चाहते हो कि पानी बहुत ही कम है। यानी आपने आयरनी का यूज किया है, जो लिटरली आप बोल रहे हो उससे उसका मीनिंग जो है वो अलग निकल रहा है। तो यहां पर क्लेवरेस्ट जनरल उसको कहा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये कहा गया बड़ा अच्छा, हमारे राजा जी बड़े अच्छे हैं। तो इस तरीके से यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही खराब आदमी है, उसको उनकी तो बात ही क्या है। ऐसे कहते कहते हम एक्चुअल में स्पीकर जो है वो भी समझ रहा है और लिसनर जो है वो समझता है कि यहाँ स्पीकर का मीनिंग क्या है। तो यहां पर ऐसे एग्जाम्पल को ही हम क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल से देखिए स्टूडेंट, ही इज मैरी एज अ टूमस्टोन, वो इतना खुश है जैसे कब्र का पत्थर होता है। तो टूमस्टोन, वो मैं बहुत खुश हूं, या वो बहुत खुश है जैसे कि कोई टूमस्टोन हो। तो अब आप देखिए टूमस्टोन कितना खुश होता है, आप समझ सकते हो, जिसके नीचे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। और ऐसे ही वो जो कब्रिस्तान के ग्रेवयार्ड के ऐसे माहौल में जो पड़ा है वो कितना खुश हो सकता है। तो मैरी को क्या बताए, इसका मतलब रियली में वो क्या है, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज सैड। इस तरह आई विल नॉट कॉल हिम अ विलन बिकॉज इट वुड बी अनपार्लियामेंट्री टू डू सो। अब आप देखिए, मैं उसे विलन नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसा करना गलत होगा, तो यानी विलन कह भी दिया, ठीक है, अनपार्लियामेंट्री होगा। और लिटरल मीनिंग जो है वो है कि विलन नहीं कहूंगा, लेकिन जो सुनने वाला है वो समझ जाता है कि उसको विलन कह रहा है। अब आप देखिए, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ओथेलो से एग्जांपल है, सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन। तो अब देखिए ब्रूटस को क्या कहा गया, एन ऑनरेबल मैन, बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं हमारे लिए ब्रूटस। तो यहां पर सम्माननीय जो है वो जो बैठे हुए लोग हैं, जो असेंबली है, वो समझ रही है कि ब्रूटस को किस रूप में ऑनरेबल कहा
गया है। और उसी तरह असेंबली के लोगों को भी ऑनरेबल जो स्पीकर है ये जो है वो कह रहा है, तो यहाँ पर कहने का मतलब उसका क्या है, जस्ट एकदम ऑपोजिट है कि वो ऑनरेबल नहीं है, दे आर मीन पर्सन। इसी तरह यू आर ए प्रिटी फेलो, आप किसी को अगर तुम, कोई आपके साथ कोई गड़बड़ कर देता है, तुम आप और आपको विश्वास होता है कि वो नहीं करेगा, लेकिन मान लो वो कर दे, तो आप कहते हो अरे यार तुम बड़े गजब के आदमी हो, कमाल हो यार तुम। तो यह कमाल का मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या वो कमाल आप कह रहे हो क्या गजब का आदमी है? नहीं, यू आर ए प्रिटी फेलो। यहाँ प्रिटी का मीनिंग क्या है कि यू आर ए मीन फेलो, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी आयरनी का ही एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम में आपको स्पेशली पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना है कि आयरनी जो है वो कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होती है। तो इसलिए अगर आपको आयरनी देंगे तो उसके साथ ऑप्शंस ऐसे देंगे जो उस पर लागू नहीं होंगे, या इनमें से इस तरीके के कोई एग्जाम्पल है वो आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने अब तक कर लिए हैं अपने क्वेश्चन 11, और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निश्चित रूप से बने रहिए और अपने आंसर्स देते रहिए, अपने व्यूज देते रहिए, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट 12th क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट एंड अनविलिंग वॉलंटियर। आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है, अपस्ट्रफी, बी एंटीथेसिस, सी ऑक्सीमोरन, और डी है यूफेमिज्म। यानी कौन से फिगर ऑफ स्पीच को इसमें यूज में लिया गया है, आपको चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखकर इसमें आंसर देना है। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर ऑक्सीमोरन है तो समझिए आप बिल्कुल सही रूप में हो। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है उसको पहले समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑक्सी और मोरॉन। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसका मतलब होता है क्लेवर, और मोरॉन का मतलब होता है, मोरॉन का मतलब डल या स्टूपिड या फूल, स्टूपिड। तो अब आप देखिए कि एक साथ ही दो वर्ड को इस वर्ड के अंदर ही लिटरली अगर आप देखें तो भी इसके अंदर क्लेवर और स्टूपिड, यानी एक तरफ एक ही चीज जो क्लेवर हो और स्टूपिड भी हो, यानी जब किसी पर्सन के बारे में दो विपरीत बातें एक साथ कही जाए, जब किसी भी पर्सन के बारे में जरूरी नहीं, किसी भी नाउन या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई चीज कही जाए जो एक साथ दो ऑब्जेक्टिव ऑपोजिट हो, जैसे चीयरफुल पेसिमिस्ट, चीयरफुल भी हो और पेसिमिस्ट भी हो, अनविलिंग हो वॉलंटियर हो। तो इस तरीके से वॉलंटियर का मतलब अपनी इच्छा से काम करने वाला, अनविलिंग का मतलब ना इच्छुक, और चीयरफुल यानी जो खुश रहने वाला, पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। तो ये जो चीज है ये अपने आप में दो ऑपोजिट क्वालिटीज को जोड़ती हुई दिखती है, जैसे क्लेवर और स्टूपिड दिखते हैं। इस तरीके की जो क्वालिटीज होती है या इस तरीके की जो फिगर ऑफ स्पीच यूज में आता है उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। और स्टूडेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके के एग्जाम्पल आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल को भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो एक तरीके से हम यहां पर केवल 30 क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप 30 into 4, आप ऐसे सोचिए कि आप 100 क्वेश्चन इसके साथ करने जा रहे हो। ये केवल 30 क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन आपके एक साथ जो है वो हो रहे हैं। तो यहां पर देखिए, ही इज एन ऑनरेबल विलन, ऑनरेबल विलन। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ऑनरेबल विलन है, यानी जो ऑनरेबल भी है और विलन भी है। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में इस तरीके से दो विपरीत बातें जो सामने आ रही है, यही क्या कहलाती है, यही ऑक्सीमोरन कहलाती है। पार्टिंग इज सच ए स्वीट सोरो। तो अब देखिए, स्वीट है तो सोरो कैसे है, और सोरो है तो स्वीट कैसे है। लेकिन फिर भी पार्टिंग यानी अलग होना, जुदाई एक बड़ा ही मीठा दर्द है, जुदाई जुदाई कभी आए ना जुदाई, वो वाली बात अलग है। लेकिन यहां पर जो स्वीट सोरो है, ये एक ही चीज के बारे में दो विपरीत बातों को एक साथ योग करती है, इसलिए ये यहां पर ऑक्सीमोरन का एग्जांपल है। लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी खट्टी मीठी है। तो यहां पर खट्टी मीठी दोनों बातें, खराब भी, बीटर भी है, कड़वी भी है, और स्वीट यानी मीठी भी है। तो ये जो एक साथ, हालांकि जब ये दो विपरीत बातें एक दूसरे के साथ लग कैसे सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में समझ जाते हैं, एक नया सेंस उभर कर हमारे सामने आता है। बीटर स्वीट का मतलब कुछ दुख भी है तो खुशियां भी है, स्वीट है लेकिन सोरो है लेकिन थोड़ा सा स्वीट है, क्योंकि जिंदगी में ऐसा होता है। ही इज ऑलवेज आइडली बिजी। अब आइडली बिजी
तो जो ये है ये किसका एग्जाम्पल है? आइडली है तो बिजी कैसे और बिजी है तो आइडल कैसे? हम एन ओल्ड मैन इज द वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट फूल है तो वाइजेस्ट है तो फूल कैसे, फूल है तो वाइजेस्ट कैसे? तो ये सारे एग्जाम्पल जो है इसी का ही जो है नाम ऑक्सिमोरॉन है, जिसमें दो विपरीत चीजों को इस तरीके से एक साथ जोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और कुछ अपने 13 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपके सामने हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, ऑक्सिमोरॉन और आयरनी। आपको बताना है कि यहां पर हम कौन से फिगर ऑफ स्पीच को देख पा रहे हैं। एंटीथेसिस है, पैराडॉक्स है, ऑक्सिमोरॉन है या आयरनी है? कौन से फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ये स्टैंड कर रहा है, ये यहां पर जो सेंटेंस है वो स्टैंड कर रहा है? यस स्टूडेंट बताइए। यस स्टूडेंट्स, अगर आपका आंसर ए यानी एंटीथेसिस है तो बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, एंटीथेसिस क्या होता है? थीसिस। अब आप इस चीज को समझिए, थीसिस का मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो गया। थीसिस का मतलब क्या हुआ? कोई भी स्टेटमेंट। तो अब आप देखिए कि जब दो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो कि उनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर हो, लेकिन इसमें जो वर्ड्स आए हैं और जो स्ट्रक्चर में जो वर्ड आए हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पैरेलल होता है, एक जैसा होता है, लेकिन यहां पर जो वर्ड्स होते हैं दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, लेकिन माइनस माइनस करके वो जीरो नहीं कर देते दोनों बातों को, बल्कि वो उसका प्रभाव जो है वो बढ़ा देते हैं। यूनाइटेड, डिवाइडेड, स्टैंड, फॉल। तो अब आप देख पा रहे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। कई बार एकदम एग्जैक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है उसके जो वर्ड्स है वो लगभग आपको यहां पर उसके विपरीत वर्ड्स मिलेंगे, और दोनों मिलकर एक जो लाइन बनाएंगे उसका प्रभाव जो है वो बहुत ही शानदार होगा। और ऐसे प्रभाव वाले फिगर ऑफ स्पीच का नाम ही एंटीथेसिस है। और एंटी का मतलब विपरीत और थीसिस का मतलब कोई स्टेटमेंट, यानी दो एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन वो मिलकर एक लिटरेरी प्रभाव जो है वो पैदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ और एग्जाम्पल जो है हम इसके देखते हैं। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। जैक, मास्टर, ऑल ट्रेड्स, नन। तो ये क्या है? और बीच में आप देख पा रहे हो ये दोनों मिलकर एक अलग, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, तो ये एक अलग प्रभाव पैदा करता है। टू अ इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। हैमलेट से ये लाइन है। तो टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो टू फॉरगिव, ह्यूमन, डिवाइन, और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस को, पैरेलल स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस को हम एंटीथेसिस कहते हैं। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। देखो, मैनी, फ्यू, कॉल्ड, चूजन। तो ये जो इस तरीके की जो चीजें हैं इसको ही हम एंटीथेसिस कहते हैं। नॉट दैट आई लव सीजर लेस, बट दैट आई लव रोम मोर। तो अब आप देखिए, ये बात नहीं है कि मैं सीजर को कम प्यार करता था, बल्कि मैं रोम को ज्यादा प्यार करता था। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का पैरेलल स्ट्रक्चर, और विपरीत जो हम कह सकते हैं कि वर्ड ऑर्डर में वर्ड जो है वो आपको मिलते हैं, लेकिन जो एक दूसरे का प्रभाव बढ़ाते हैं, इनहेंस द ब्यूटी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का प्रभाव जो है बढ़ाकर एक बढ़िया एक हमारे सामने सेंटेंस क्रिएट करते हैं। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं एंटीथेसिस। तो स्टूडेंट्स, एंटीथेसिस जो है वो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि एंटीथेसिस के एग्जाम्पल्स है वो अक्सर जो है हमें पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, देखिए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, 14 नंबर क्वेश्चन। आपको पता नहीं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एक्सक्लेमेशन, अपॉस्ट्रोफी, एंटी क्लाइमेक्स और हाइपरबली। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यस स्टूडेंट,
देखिए स्टूडेंट, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अपस्ट्रफी। अब बात आती है कि अपस्ट्रफी क्या होता है। अपस्ट्रफी को आप सीधे रूप में संबोधन कह सकते हैं। जब कोई एंटिटी को पोएट के द्वारा या किसी पोएम में या किसी लिटरेरी कंपोजिशन में किसी पर्सन के द्वारा एड्रेस किया जाता है, किसको? या तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को, या तो ऑलरेडी क्या हो, कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो जिसको पर्सोनिफिकेशन जिसका किया गया है, या फिर एब्सेंट या डेड हो, या कोई व्यक्ति हो जो या तो वहां पर उपलब्ध नहीं हो या फिर डेड हो जो मृत हो, उसको जब इस तरीके से एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको अपस्ट्रफी कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, ऐसा जिसको एड्रेस किया जाता है वो कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो एब्सेंट हो या डेड हो, तो यही क्या कहलाता है? यही अपस्ट्रफी कहलाता है, यानी संबोधन करना किसी को। तो यहां पर पॉइंट क्या कर रहा है? ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, अरे समुद्र तुम्हारे इन भावनाहीन पत्थरों पर जो लहरें हैं वो टकरा रही है। ये जो लाइन है ये टेनिसन की लिखी हुई है, इन मेमोरियम जो पोइम है उसकी कलेक्शन, उसमें से ये ब्रेक 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 उसकी जो पोइम है उसकी ये सुंदर लाइन है। तो स्टूडेंट, जहां पे भी आपको ऐसे लगे कि पोएट या कोई भी लिटरेरी पर्सनैलिटी है वो किसी को एड्रेस कर रहा है, जैसे आपने गाने सुने होंगे आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, या फिर आपने सुना होगा ओ मेरे साथी लौट के आ, या लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, ये जो वहां पर एब्सेंट है, या फिर आपने देखा होगा पोएट है वो स्काइलार्क को एड्रेस करता है, या फिर वेस्ट विंड को एड्रेस करता है, या मिल्टन जो अब उसकी डेथ हो गई उसको कोई एड्रेस करके कोई पोएम लिख रहा है। तो इस तरीके के सारे जो भाव हैं वो किस में आएंगे? वो आएंगे अपस्ट्रफी में। अपस्ट्रफी जो होता है, एक पॉजेसिव केस के लिए भी अपस्ट्रफी हम ऐसे लगाते हैं कि जैसे हमने कहा राम्स हाउस, तो ये अपस्ट्रफी जो है वो एक पंक्चुएशन मार्क होता है, जबकि ये अपस्ट्रफी जो संबोधन है वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या एब्सेंट या डेड पर्सन को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं, सम मोर एग्जाम्पल जो आपके सामने हैं। Oh death, where is thy sting? Oh death, where is thy sting? Ah, love, let us be true to one another. Ah, love, let us be true to one another. या life, अब देखिए यहां पर डेथ को एड्रेस किया जा रहा है। Ah, love, प्रेम को, अपने बिलविड को एड्रेस किया जा रहा है। और लाइफ, I know नॉट व्हाट thou art, जिंदगी मुझे नहीं पता तुम कैसी हो। आपने गाना भी सुना होगा आनंद मूवी का, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो लाइफ को एड्रेस किया जा रहा है। ऐसे सॉलिट्यूड, वेयर आर दाई चार्म्स, तो यहां पर सॉलिट्यूड को एड्रेस किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो सभी को एड्रेस किया जा रहा है। तो एड्रेस की जो ये है जहां पर संबोधित किया जा रहा हो उसी फिगर ऑफ स्पीच का नाम है अपस्ट्रफी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे के फिगर ऑफ स्पीच, आगे के क्वेश्चंस की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, तो आपको बताना है मेटाफोर है, मिटोनमी है, सिनेक्डकी है या पर्सोनिफिकेशन है। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज में लिया गया है। जी स्टूडेंट, forgets a dying king. Yes, तो स्टूडेंट यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज में लिया गया है उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। तो आपका आंसर डी जो है वो सही होगा। अब आपको यह भी जानना होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। मानवीयकरण यानी ऐसी चीज को जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है उसको ह्यूमन स्टेटस दे देना, उसको ह्यूमन स्टेटस देकर ह्यूमन स्टेटस यानी मानव के रूप में उसको ट्रीट करना। अब ह्यूमन स्टेटस कैसे दिया जा सकता है, ह्यूमन स्टेटस कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है? आप उसके कोई लिम्स दिखा सकते हो, जो अंग होते हैं वो दिखा सकते हो जो मानव में होते हैं, या उसकी कोई एक्टिविटी दिखा सकते हो जो मानव करता है, जैसे हंसना, चलना, बोलना, या फिर ऐसी कोई उसके अंदर सेंस
इमोशंस दिखा सकते हो, उसके अंदर इस तरीके के भाव दिखा सकते हो जो टिपिकल होती है ह्यूमन बीइंग में। तो इस तरीके से आप जब ये करते हो तो वो ऑब्जेक्ट आप पर्सोनिफाई करते हो। यानी कुल मिला के जैसे आप कहते हो कि फूल हंस रहे हैं, तारे जो है वो आंख मिचोली खेल रहे हैं, समुद्र जो है गरज रहा है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल है। तो अथॉरिटी जो है वो डाइंग किंग को भूल जाती है, मतलब मरते हुए राजा को अथॉरिटी भूल जाती है। तो अथॉरिटी को भूलना, ऐसी कोई एक्टिविटी दिखाई गई है, तो ये जो एक्टिविटी उसको दिखाई गई है वो ह्यूमन बीइंग की टिपिकल है, इसलिए इस यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन है। कुछ और एग्जाम्पल भी हम पर्सोनिफिकेशन के देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल हो सकती है। देखिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो नॉकिंग कर रही है, अवसर जो है खटखटा रहा है दरवाजा। तो ये ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग करता है। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी का जो है वो पर्सोनिफिकेशन किया गया है। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, लेकिन नॉलेज ने अपने पेज है उनको नहीं दिखाए। तो यहां पर नॉलेज का क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन दिया गया है। द मून वेल्ड हर फेस, और चांद ने अपना घूंघट निकाल लिया, यानी बादल उस पर आ गए। तो इस तरीके से दिखाया गया चांद को, जैसे चांद छुपा बादल में, वैसे ही वो घूंघट निकाल लिया हो जैसे चांद ने। वेल्ड, तो ये हर फेस, उसको हर के रूप में भी दिखा है। तो यहां पर मून का क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है। उसी तरह डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स शोल्डर। तो डेथ जो है वो किंग्स के शोल्डर पर अपने आईसी हैंड्स रखती है। और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस को टीचर के रूप में दिखाया गया है। डेथ के लिम्स दिखाएंगे कि वो किंग के ऊपर अपने हाथ रखती है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, जो पर्सोनिफाइड है, उसको ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिविटी या उसके सेंस या फिर लिम्स दर्शा दिए गए अलग अलग एग्जाम्पल में। तो ये पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण का एग्जाम्पल बन गए। यस स्टूडेंट्स, ओके, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो अब आपको बताना है सिमिली है, मेटाफोर है, एलिट्रेशन है या हाइपरबोली है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पर यूज होगा। यस स्टूडेंट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हो रहा है। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका आंसर है सिमिली तो बिल्कुल सही है। रॉबर्ट बर्न्स की बहुत ही शानदार ये लाइन है, ओ माई लव लाइज लाइक अ रेड रेड रोज दैट स्वीटली ब्लॉसम इन जून। और उसी तरह ओ माई लव इज लाइक अ स्वीट मेलोडी दैट इज स्वीटली प्लेड इन ट्यून। यानी वो अपनी बिलवेड को अलग अलग चीजों से कंपेयर करता है। तो एस सिमिली क्या होता है आप सभी जानते हो। सिमिली का मतलब होता है उपमा, कंपैरिजन करके उपमा देना, हिंदी में उपमा कहते हैं। एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जिसमें दो डिफरेंट चीजों की तुलना की जाती है। लव को किससे बता दिया गया? रेड रेड रोज से कंपेयर कर दिया गया। डिफरेंट है। लव एक ह्यूमन बीइंग है, जबकि रेड रेड रोज है वो एक बायोलॉजिकल बॉटनिकल चीज है। तो लेकिन दोनों अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन किसी न किसी मामले में वो सिमिलर है। कैसे? कि वो ब्यूटी में, अट्रैक्शन में, सॉफ्टनेस में एक जैसे बताए गए। और इस सिमिलैरिटी को लाइक, एज और सो वर्ड से जब एक्सप्रेस कर दिया जाता है, लाइक, एज और सो वर्ड से इस तरीके से एक्सप्रेस करने पर जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है उसी का नाम है सिमिली। सबसे मोस्ट कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। कुछ और एग्जांपल हम इसके बारे में देखते हैं। यस, देखिए स्टूडेंट, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। लाइफ इज एज टीडियस एज ए ट्वाइस टोल्ड टेल। और द राइचस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। अब आप देखिए, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। सोल को किससे कंपेयर किया गया है? लाइक अ स्टार। तो यहां पर सोल और स्टार अलग अलग चीजें, दोनों को कंपेयर किया गया और लाइक से उस कंपैरिजन को दिखाया गया। लाइफ इज एज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल। जिंदगी दोबारा कही गई कहानी के जैसी टीडियस है, उबाऊ है,
और द राइचस, जो राइट लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। द राइचस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। तो राइचस लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, राइचस लोग हैं, उनको पाम ट्री की तरह वो, क्योंकि पाम ट्री बहुत तेजी से फैलता है, जैसे हम कहते हैं ना, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। तो ये जो लाइन है एक्चुअल में वो सिमिली का हिंदी रूपांतरण कह सकते हैं, जैसे, उसके तरह, उसके जैसा, लाइक, एज, सो द राइचस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। उसी तरह ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, किसकी तरह, लाइक सीजन्ड टिम्बर नेवर गिव्स। तो यहां पर स्वीट और वर्चुअस सोल को सीजन्ड टिम्बर से कंपेयर किया गया है और इस कंपेयर को लाइक से दिखाया गया। तो जहां पर लाइक, एज, सो करके दो चीजों को, ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए, वो सिमिली का ही एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम में सिमिली हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, फिर से आ सकती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। Why, man, if the river were dry, I am able to fill it with tears. Why, man, if the rivers were dry, I am able to fill it with tears. तो यहां पर ये क्या है, एग्जाम्पल है बैथोस, हाइपरबली, सिनेक्डकी और सिमिली। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है काम कर रहा है। यस स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, आप कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आता है तो आपको उसको बहुत केयरफुली देखना है, और केयरफुली देख के जल्दबाजी नहीं करनी, और निश्चित रूप से वो आंसर आपका जो है वो सही होगा अगर आप उसको बहुत वेल तरीके से देखोगे, ध्यान रखोगे। तो वाई मैन इफ द रिवर्स वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। क्या हो गया ह्यूमन बीइंग, मैन, लोग, आसपास के लोगों, अगर नदियां सूख गई मैं इसको अपने आंसुओं से भर सकता हूं। तो यस स्टूडेंट, आपका आंसर अगर बी है हाइपरबली तो बिल्कुल सही है। हाइपरबोल नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन हाइपरबली है। अब आप देखिए हाइपरबली का मतलब क्या होता है। हाइपरबली का मतलब होता है ओवर शूटिंग, यानी बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना, या फिर हम कह सकते हैं एग्जैजरेशन। जी हाँ, इस तरीके के वर्ड भी पूछे जा सकते हैं, एग्जैजरेशन ऑफ आइडियाज। बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को प्रेजेंट करने को ही हाइपरबली कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाइपरबली का मतलब हुआ एग्जैजरेशन ऑफ आइडियाज, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करना, हुआ एक बताना 50। तो ये जो चीज है ये हाइपरबली है। नॉर्मल लाइफ में आप देखते हो, आप किसी को कहते हो यार 1000 बार आवाज दे दी तुझे, तू सुन ही नहीं रहा है। एक्चुअल में आपने 2-5 बार आवाज दी होगी, लेकिन 1000 बार ये कहना आपने बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट किया, दैट इज हाइपरबली। और हाइपरबली यहां पर है कि अगर नदियां सूख जाए तो मैं इसको अपने आंसुओं से भर दूंगा। तो ये जो है, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। तो ये भी क्या है, ये हाइपरबली है। तो यहां पर कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल भी है। तो इट इज एन एज सिंस वी मेट। इट इज एन एज सिंस वी मेट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप कह रहे हो कि हमें मिले हुए जमाने बीत गए। तो एज वर्ड का मतलब जमाना होता है, बड़ा उम्र, बहुत लंबी टाइम बीत गया, तो उसको एज से बता दिया। तो यहां पर ये एज जो है ये किसका है, एज किसका एग्जाम्पल हो गया, हाइपरबली का यूज हो गया। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं के समंदर ला दिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी हाइपरबली का ही एग्जाम्पल हो गया। ऑल इंडिया वो शॉक्ड एट द न्यूज, पूरा भारत स्तब्ध है। ऑल इंडिया पूरा बता दिया, पूरी दुनिया में चौंक गई है। तो हो सकता है काफी लोग चौंके होंगे, लेकिन पूरी दुनिया को इसमें कह दिया, इसलिए यहां पर ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी हाइपरबली का एग्जाम्पल हो गया। आई वॉज बोर्ड टू डेथ बाय हिज सीसलेस चैटर, यानी यहां पर ये क्या कह रहा है कि उसकी आई वॉज बोर्ड टू डेथ, मैं बोर होके मर जाता उसकी सीसलेस चैटर से। वो चटर चटर कर रही थी, बोल रही थी, तो मैं उससे मर जाता अगर थोड़ी देर और हो जाती। तो ये जो है, कोई व्यक्ति किसी की बकवास सुन के मरता नहीं है, लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के ओवर शूटिंग, एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है, इसलिए ये भी हाइपरबली का एग्जाम्पल है। और ये फिर से आपके सामने
जो है मैकबेथ का एग्जाम्पल है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। जब मैकबेथ है वो जो उस अपने किंग डंकन को मार कर आता है, तो उसकी वाइफ जो है वो बड़ा घबराया हुआ था। उसकी वाइफ कहती थी थोड़ा सा खून ही तो कोई बात नहीं, और वही वाइफ बाद में उसके साथ ये ऐसा होता है कि वो कहती है कि मेरे हाथ में उसके ब्लड की स्मेल है, और वो पूरा परफ्यूम ऑफ अरेबिया, अरेबिया का सारा परफ्यूम भी ला दिया जाए तो उसके ब्लड की ये स्मेल मेरे हाथों से नहीं जाएगी, तो पूरे अरब का परफ्यूम ले आना। तो ये सारा किसका एग्जाम्पल हो गया? निश्चित रूप से फिर से हाइपरबली का। और इसी तरह, ओ हेमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, तुमने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो दिल के टुकड़े टुकड़े, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ऐसी स्थिति जो है, तो तुमने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। तो ये किसकी बात आ गई? ये भी हाइपरबली हो गई, यानी बहुत इमोशनल धक्के पहुंचने को कैसे कह दिया, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये हाइपरबली के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, ये किसका एग्जाम्पल है? सिनेक्डा की, मिथोनमी, इंटरोगेशन, ऑनोमेटोपीय। आपको बताना है किसका ये मीनिंग है, इसका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पर काम कर रहा है। यस स्टूडेंट, चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। यस स्टूडेंट, यहां पर आप कह सकते हैं ओनोमेटोपीय जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है, और आपको पता है आंसर डी है अगर आपका, तो सही आंसर है। अब तक हम 18 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच गए। अपने स्कोर को चेक करते रहना, क्योंकि मुझे बताना भी है, जो गलत हो वो ईमानदारी से गलत करना है, और जो सही है उसको काउंट रखना है। चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, तो अब आपको बताना है कि यहां पर सिनेक ओनोमेटोपीय है, फिगर ऑफ स्पीच हमने पता लगा लिया, लेकिन ओनोमेटोपीय क्या होती है? एक्चुअली में ओनोमेटोपीय का मतलब होता है कि जब आप स्पीच या कोई भी साउंड को वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट करते हो, एक्चुअल साउंड की तरह दर्शाते हो, उस एक्चुअल साउंड को वर्ड के रूप में प्रेजेंट करते हो, तो वही फिगर ऑफ स्पीच जो है ओनोमेटोपीय होता है। हम जनरली कहते हैं सांप की हिश हिश, हिसिंग ऑफ द स्नेक, हिश हिश, तो ये जो आवाज है उसको हिश, पत्तों की खड़खड़ाहट, या फिर बादलों की गड़गड़ाहट, या बकरी का मिमियाना, है ना, इस तरीके से जो हम कहते हैं, हम जो इस तरीके से जब साउंड को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो वही क्या होती है, वही फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपीय होती है, जिसमें एक्चुअल साउंड को जो होती है वर्ड के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जिससे म्यूजिकलिटी पैदा हो सके और लिरिसिज्म की क्वालिटी जो है उसमें बढ़ जाए, और रीडर और ऑडियंस जो है उसकी इमेजिनेशन पावर उसकी तरफ चली जाए। तो ओनोमेटोपीय का मतलब हो गया ऐसे वर्ड्स जो एक्चुअल साउंड से क्रिएट होते हैं, विद थर्ड ऑफ लाइफ, विर, जुम, क्लिक, टिंग टोंग, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये ओनोमेटोपिक होते हैं, जो एक्चुअल साउंड से हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं। तो आगे आप देखिए लिटरेचर में इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। द थंडर रोड एंड द लाइटनिंग क्रैश्ड, तो चमकना, रोर रोर, जो बादलों की गड़गड़ाहट है उसको, एंड राउज हिम लाइक ए रैटलिंग पील ऑफ थंडर, रैटल रैटल, तो आवाज होती है ठक ठक ठक, इस तरीके की आवाज को रैटल। इसी तरह फ्लीट ऑफ पेन्स प्लेन्स वर्ल्ड अबव आवर हेड्स, तो प्लेन की आवाज को इस तरीके की आवाज को वर्र, ये आवाज पैदा करके एक्चुअल इफेक्ट पैदा करने को ही ओनोमेटोपीय कहते हैं। तो इस तरीके से जब साउंड का कोई भी वर्ड आपके सामने आए तो हम उसे कहेंगे ओनोमेटोपीय। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और हम आ गए हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। आप देख पा रहे हो कि एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 एग्जाम्पल, और यानी एक तरीके से 4 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा हर अपने जो सक्सेस मंत्र के हर जगह पर होता जा रहा है। तो आप ऐसे मानिए कि एक ही टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन जो है वो सही होने जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीजें 100 नहीं होती है, सिर्फ हम एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल करते रहे। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीजें तो 30 to 40 या 50 तक ही होती है। आप उनको इस तरीके से क्वेश्चन के रूप में न करके वैसे भी देख सकते हो, जिससे आपके तुरंत ध्यान में रहे कि ऐसा होता है। फिर मैं कहता हूं आपके सामने ये वीडियो आए तो आप अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम चैनल पर जो भी जिससे आप संबंधित है शेयर करना न भूले, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि हम इस तरीके के मटेरियल्स को हर स्टूडेंट तक राजस्थान के पहुंचा सके,
जिससे क्वालिटी जो चीजें हैं वो स्टूडेंट को इजीली अवेलेबल हो जाए। यस स्टूडेंट, ही केप्ट हिज स्पिरिट्स अप बाय पोरिंग स्पिरिट्स डाउन। तो यहां पर ही केप्ट हिज स्पिरिट्स अप बाय पोरिंग स्पिरिट्स डाउन, एक्सक्लेमेशन, एंटी क्लाइमैक्स, ऑनोमेटोपोइया, पन, इसमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है यहां पर यूज किया गया है? यस तो स्टूडेंट यहां पर जिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है उसका नाम है पन। ही केप्ट हिज स्पिरिट्स अप बाय पोरिंग स्पिरिट्स डाउन। तो यहां पर जो स्पिरिट्स है, स्पिरिट वर्ड आपने देखा, स्पिरिट, तो यहां स्पिरिट जो वर्ड है ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो है पन का एग्जाम्पल है। तो पन का मतलब क्या होता है? और देखिए स्टूडेंट, पन का मतलब होता है कि जब किसी एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग पॉसिबल हो और दोनों जगह दोनों मीनिंग जो सेट भी हो रहे हो, जिसका उद्देश्य, यानी यहां पर स्पिरिट वर्ड है, सेम साउंड वाला है, हो सकता है यहां तो सेम ही स्पेलिंग भी है, स्पेलिंग कई बार अलग हो सकती है, साउंड जिनकी सेम हो और उसके थ्रू दोनों वर्ड जो है एक दूसरे की जगह सेट हो सकते हो, स्पेलिंग जो है अलग अलग होने के कारण उनके मीनिंग तो अलग अलग हो सकते हैं। तो वहां पर या फिर एक ही स्पेलिंग हो लेकिन वर्ड का मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग आए, ऐसे ही प्ले ऑन वर्ड्स को, शब्दों के इसी खेल को कहते हैं पन। यानी पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स इन विच द सिमिलर और आइडेंटिकल वर्ड्स, सिमिलर साउंड देने वाले वर्ड, सिमिलर या आइडेंटिकल साउंड देने वाले वर्ड्स या सिमिलर वर्ड्स को दो डिफरेंट सेंस में अलग अलग जगह यूज किया गया हो लेकिन जो इंटरचेंजेबल हो सकते हो या जिनका हास्य का मीनिंग जो है वो निकले। तो यहां पर ही केप्ट हिज स्पिरिट्स अप बाय पोरिंग स्पिरिट्स डाउन। तो उसने अपनी जो फीलिंग्स है, अपना जो जोश है उसको ऊपर किया, उठाया। कैसे? बाय पोरिंग स्पिरिट्स डाउन। स्पिरिट का यहां पर वाइन से मतलब होगा थोड़ी सी जो पी लिए, थोड़ी पीकर उसने अपनी स्पिरिट को बढ़ाया। तो स्पिरिट का यहां पर क्या मतलब हो गया? स्पिरिट का मतलब हो गया फीलिंग्स, जोश, जील, है ना। तो यहां पर और यहां पर स्पिरिट का मतलब हो गया वाइन, थोड़ी सी शराब पीकर उसने अपने, तो ये दोनों जो है वर्ड हास्य पैदा करते हैं, इसलिए यहां पर ये हो गया, हम कह सकते हैं पन का एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। तो यहां पर इसी तरह के कुछ और वर्ड्स भी आपके सामने, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पन के दिए हैं। कैन अ लेपर्ड, लियोपार्ड नहीं है, कैन अ लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स? यस, व्हेन इट गेट्स फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। तो यहां पर स्पॉट्स का मतलब क्या है? धब्बे, जबकि यहां स्पॉट का मतलब क्या है? जगह। तो कैन अ लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स? क्या कोई लेपर्ड अपने स्पॉट्स चेंज कर सकता है? हाँ, जब वो एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट पे जाता है। तो ये जो स्पॉट है, ये जो स्पॉट वर्ड्स आए हैं यहां अलग अलग सेंस में आए, ये पन का एग्जाम्पल है। उसी तरह वेल मिस्टर शेफर्ड वेयर इज योर फ्लॉक? तो यहां पर फ्लॉक जो है दो सेंस में, भेड़ों के झुंड के रूप में और उस तरीके से प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर भी क्या हो गया? पन हो गया। उसी तरह एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड फॉर हिज कंट्री। यहां पर आप देखिए इस तरह यहां पर दो वर्ड यूज में हुए, दोनों की मीनिंग अलग है, ये भी पन है। और यहां पर आप देखो एक एम्बेसडर एक ऐसा ऑनेस्ट मैन होता है जो हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, जो अपने देश के भले के लिए बाहर रहता है या बाहर के देश में जाकर झूठ बोलता है। तो लाइज के एक ही जगह दोनों मीनिंग जो सेट हो रहे, डबल मीनिंग की इस क्वालिटी को भी पन ही कहते हैं। इसी तरह इज लाइफ वर्थ लिविंग? क्या जिंदगी जीने लायक है? दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, ये लीवर पर डिपेंड करता है। तो लीवर के दो मीनिंग हो गए, बॉडी ऑर्गन हो गया और एक पर्सन, वन हु लिव्स, जो जीने वाला व्यक्ति है वो भी हो गया, तो डबल मीनिंग हो गए। उसी तरह नॉट ऑन दाई सोल, ऑन दाई सोल हार्श जू। तो यहां पर देखिए नॉट ऑन दाई सोल और सोल, यहां पर भी आप देखिए ये वर्ड तो सोल, इसकी स्पेलिंग अलग है, ये इसकी स्पेलिंग अलग है, यहां पर इसका मीनिंग जो है अलग निकल रहा है, यहां उसका मीनिंग अलग निकल रहा है। तो इस तरीके से जो नॉट ऑन दाई सोल, ऑन दाई सोल, यानी तुम अकेले नहीं, तुम अकेले पर, तुम्हारे अकेले पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर यह बात लागू होगी। तो यहां पर सोल और सोल एक ही
प्रोनाउंसिएशन वाले लेकिन डिफरेंट मीनिंग और स्पेलिंग वाले वर्ड्स का यूज किया गया है, तो इस तरीके की जो चेंज है, जहां प्ले ऑन वर्ड्स हो वहां पन होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस 20। यस स्टूडेंट, 20th क्वेश्चन क्या कहता है? एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग along with its surface story is known। तो अब आप देखिए, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव का मतलब विस्तृत वर्णन विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग, जिसमें सेकंड मीनिंग भी होता है, along with its surface मीनिंग, ऊपर से दूसरा मीनिंग निकलता है लेकिन इसका सेकंड मीनिंग भी होता है, इज नॉन, उसको कहते हैं इमेजरी, मेटाफोर, दादाइज्म और एलिगरी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि यहां पर कोई भी एक्सटेंडेड नैरेटिव वर्णन किया हुआ हो जिसमें कोई सेकंड मीनिंग भी निकले इसके सरफेस मीनिंग के अलावा, उसको क्या कहते हैं? यस स्टूडेंट, आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं। यस, अब तक हम आप पहुंचे हैं 20th नंबर क्वेश्चन, यानी 66.66% हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यस स्टूडेंट, अगर आपका आंसर एलिगरी है तो बिल्कुल सही है। एलिगरी का मतलब होता है कि ऐसी स्टोरी जो ऊपर से जो है, बाइबलिकल एलिगरी भी हो सकती है, पॉलिटिकल एलिगरी भी हो सकती है, जो एक ऐसी स्टोरी होती है जिसका अपना ऊपर से जो कैरेक्टर और दर्शाए गए जाते हैं वो एक्चुअल में उसका एक सेकंड मीनिंग भी निकलता है, उसको एलिगरी कहते हैं। हालांकि एक लिटरेरी फॉर्म होती है लेकिन एलिगोरिकल स्टाइल तो रूप में उसका मतलब हो गया है कि ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप में उसका यूज करते हुए जिसमें उसका सेकंड मीनिंग निकलता है। तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर एलिगरी है तो बिल्कुल सही है। जैसे पक्षियों की कहानी दिखा दी, पक्षी के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, या फिर ऐसे लोगों के माध्यम से जो मानव जीवन के दूसरे पक्ष को बताता हो, सेकंड मीनिंग जिसका निकलता हो, ऐसे एक्सटेंडेड नैरेटिव को एलिगरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 21st क्वेश्चन आपके सामने है। द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट, एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम ए बैथोस, पन, सिमली, ऑक्सीमोरॉन। तो आपको बताना है कि सही रूप में यहां पर कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। तो स्टूडेंट, अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज, एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम बैथोस है। और एंटी क्लाइमैक्स जैसे कि हम शुरू के क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं, ऊपर जाते हुए अचानक सडन फॉल, राइजिंग फास्ट सडन फॉल वाली जो स्थिति है उसको एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। एंटी क्लाइमैक्स को लिटरेचर में बैथोस के नाम से भी जाना जाता है। बैथोस के बारे में पूछा जा सकता है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज द नेम ऑफ बैथोस। तो एंटी क्लाइमैक्स उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 22nd क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? नंबर 1 ट्रांसफर्ड एपिथेट, पैराडॉक्स, आयरनी, और डी ऑप्शन है किएज्मस। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो काम कर रहा है। जी स्टूडेंट, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। तो स्टूडेंट बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। जी हाँ, ये लाइंस है मैकबेथ के ड्रामा की, जिसमें विचिज जो है वो ये लाइन बोलती है, 3 विचिज जो होती है चुड़ैलें, वो ये लाइन बोलती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये किएज्मस का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। किएज्मस क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, किएज्मस को आप ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी सेंटेंस में ए बी सी और फिर इस तरीके से उसके सी बी ए के क्रम में, यानी जो वर्ड्स आपने यूज में लिए उनको वापस उल्टे क्रम में इस तरीके से रख दिया जाए, या थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो सकता है, यह स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है। और इससे एक बड़ी लाइन बनकर आती है कि राम ही शाम है और शाम ही राम है, या फेयर ही फाउल है और फाउल ही फेयर है। तो ये जो चीज है इसी को हम कहते हैं किएज्मस। किएज्मस इसका बहुत एक अच्छा लिटरेरी फिगर है जिसको अक्सर जनरली पढ़ाया नहीं जाता, या हम कह सकते हैं कि जिसके एग्जाम्पल हमारे सामने कम लाए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। तो अब आप देखिए कुछ और एग्जाम्पल भी किएज्मस के
Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let us never negotiate out of fear, लेकिन but let us never fear to negotiate. तो fear और negotiate का इस तरीके से यूज किया गया है. Pleasure is a sin and sometimes sin is a pleasure. तो pleasure क्या है? आनंद ही पाप है और कई बार पाप बहुत बड़ा आनंद है. तो इसी तरह you forget what you want to remember and you remember what you want to forget. ऐसा तो होता ही है कि जिस चीज को जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं और जिन्हें हम याद रखना चाहें वो अक्सर हम भूल जाते हैं. तो जैसे आपके साथ हो रही है ना, क्वेश्चंस को याद रखना चाहते हो भूल जाते हो और इधर उधर की बातें एक बार भूलना चाहते हो और वो बड़ी आपके सामने याद आती है. तो यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर, ये जो स्ट्रक्चर है उसी को उल्टा कर दिया. एंड यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट. तो ये जो है एक केज मस्ट के एग्जांपल है. फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर. तो स्टूडेंट आपको भूलना नहीं है. आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 23rd क्वेश्चन आपके सामने है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबली. इनमें से हाइपरबली का ऑपोजिट कौन सा वर्ड है? लाइटोटीज, एंटीथेसिस, क्लाइमैक्स और एपिग्राम. जी हाँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और आपको बताना है इनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली का ऑपोजिट है. तो जी हाँ बिल्कुल आपका आंसर अगर ए यानी लाइटोटीज है तो बिल्कुल सही है. लाइटोटीज इज द फिगर ऑफ हाइपरबली. हाइपरबली में आप किसी चीज को एग्जैजरेट करते हो, बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हो, लेकिन लाइटोटीज में छोटे के उसके उस बड़े की बजाय उसके ऑपोजिट वर्ड का नेगेशन बनाकर किसी चीज को हाईलाइट किया जाता है. तो लाइटोटीज जो है वो हाइपरबली का अंडरस्टेटमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो एक्चुअल में हाइपरबली का अंडरस्टेटमेंट भी आ सकता है. यानी पेपर में इस तरीके से भी उसके लिए सिनोनिम वर्ड यूज हो सकता है. तो आपको ध्यान रखना है अंडरस्टेटमेंट. आप ध्यान रखिए, आप पेपर में आप देख लेना इस तरीके के ही क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने आएंगे. 24th, जी हाँ स्टूडेंट, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. ये किसका एग्जाम्पल है? सिनेक्डकी, मिटोनिमी, इंटरोगेशन, ऑनोमेटोपिया. तो आपको बताना है कि यहां पर पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड किसका एग्जाम्पल है? बहुत ज्यादा बार ऑफन कोटेड वर्ड है, ये लाइन है और यहां पर हम कह सकते हैं कि ये मिटोनिमी का एग्जाम्पल है. देखिए स्टूडेंट, मिटोनिमी क्या होती है और उसके बारे में हम बात करते हैं कि मिटोनिमी का मतलब एक्चुअल में होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो मिटोनिमी होती है उस मिटोनिमी को जब आप एक्चुअल में, मिटोनिमी का मीनिंग क्या होता है? मिटोनिमी दो वर्ड से मिलकर बना है और मिटोनिमी का मतलब होता है चेंज ऑफ नेम. ये भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटोनिमी? चेंज ऑफ नेम, नाम का बदलाव, नाम का परिवर्तन, नाम को चेंज करना मिटोनिमी होता है. तो अब आपके सीधा ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है कि मिटोनिमी का मतलब चेंज ऑफ नेम होता है, नाम का बदलाव होता है. तो फिर मिटोनिमी में क्या होता है? जब हम किसी चीज को उसके एक्चुअल नाम से संबोधित ना करें बल्कि उससे जुड़े हुए उसके साथ लगातार कंपनी, क्योंकि ये एसोसिएशन पर बेस्ड एक फिगर ऑफ स्पीच है. एसोसिएशन का मतलब होता है संगति या साथ में रहना. तो जब कोई चीज किसी के साथ में रहती है तो उसको आप कहते हो कि एक्चुअल नाम से संबोधित ना करके उसके नाम से संबोधित करने लग जाएं तो उसे ही हम कहते हैं मिटोनिमी. तो जैसे समझिए स्टूडेंट, हमने एग्जाम्पल सुने होंगे कि लाल पगड़ी आ रही है या वर्दी पे दाग न लग जाए. तो वर्दी, चूंकि पुलिसमैन या आर्मी के जो लोग हैं वो पहने रखते हैं तो उनकी जॉब को ही वर्दी का नाम दे दिया है. उनके उस कर्तव्य की भावना को ही वर्दी नाम दे दिया. या लाल पगड़ी आ रही है क्योंकि पहले पुलिस लाल पगड़ी की पहने रखती थी, इसलिए उसको हम खाकी एग्जाम्पल लेते हैं कि खाकी. तो खाकी जो है उसकी लाज रखना. खाकी की लाज रखना, खाकी किसका सिंबल होगी? क्योंकि पुलिस सर्विस में खाकी रंग की ड्रेस होती है, इसलिए खाकी किसका सिंबल होगा? पुलिस का. क्योंकि वो एसोसिएशन साहचर्य पर आधारित है, उसके साथ उसका एक लंबा साहचर्य चला है
इसी को हम एसोसिएशन के बेस पर मिटोनिमी कहते हैं। मिटोनिमी कई प्रकार की होती है, ये साहचर्य कई प्रकार का होता है। किसी पर्सन को उसके स्थान पर जब कोई सिंबल होता है, जैसे फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी पालने से लेकर कब्र तक, तो क्रेडल चूंकि पालना जो होता है बर्थ का सिंबल होता है, ग्रेव डेथ का सिंबल होती है, तो ग्रेव को डेथ को जो ग्रेव से बता दिया और जन्म को पालने से बता दिया। इसी तरह अगर हम कहें कि सन सेट टू सनराइज, तो यहां सन सेट होता है मॉर्निंग से और सनराइज मतलब सनराइज यानी मॉर्निंग से और सनसेट होता है इवनिंग से। तो इस तरीके से, या किसी पॉइंट को उसकी कंपोजिशन के लिए आई हैव रेड शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर को पढ़ा है, तो शेक्सपियर को नहीं पढ़ा आपने, उसके वर्क को पढ़ा है। तो वर्क को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करना मिटोनिमी का ही एग्जाम्पल है। और पेन इंस्ट्रूमेंट का यूज करना, पेन यानी लिटरेचर, और सोर्ड का मतलब ब्रूटल फोर्स या फिजिकल फोर्स, वो ताकतवर होती है पेन की ताकत तलवार की ताकत से। इसका मतलब लिटरेचर पावरफुल होता है भौतिक या आपने कह सकते हैं फिजिकल या ब्रूटलनेस से। तो यहां पर ये ही क्या है, मिटोनिमी है, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन एंड रोमन्स लैंड मी योर ईयर्स। चूंकि ईयर्स किसका सिंबल होते हैं, अटेंशन का, तो यहां पर जो है अटेंशन को ईयर्स से कह दिया। अटेंशन के साथ ईयर्स जुड़े हुए हैं, आंखें और कान जो है वो कान खोलकर सुन लो, यानी पूरे अटेंशन से सुन लो। तो ईयर्स यहां पर अटेंशन का सिंबल है, तो ये मिटोनिमी है, नाम चेंज कर दिया अटेंशन का। व्हाई द फ्लैश दैट मिरर्स हिम शैल वन डे डाई। अब देखिए फ्लैश यहां पर मांस होता है, तो ह्यूमन बीइंग जो है उसको मांस का टुकड़ा, हार्ड मांस का पुतला कह दिया क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। उसी तरह यू मस्ट एड्रेस द चेयर, चेयर का मतलब जो पर्सन अथॉरिटी में हाईएस्ट है उसको, चेयर को उसको एड्रेस करना है। हम कहते हैं कुर्सी के लिए सभी लड़ रहे हैं, तो एक्चुअल में कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे, पावर और सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जो पावर और सत्ता जिसको मिलती है वो व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठता है, इसलिए उसको चेयर बता दिया। वी हैव रेड शेक्सपियर। इसी तरह जब हम किसी व्यक्ति के नाम के लिए, उसके वर्क के लिए उसके नाम का यूज करते हैं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच भी मिटोनिमी ही होता है। तो स्टूडेंट, मिटोनिमी एक बहुत पॉपुलर और साथ ही साथ एग्जाम में पूछे जाने वाला फिगर ऑफ स्पीच है। आपको ध्यान रखना है कि मिटोनिमी का मतलब चेंज ऑफ नेम होता है और ये एसोसिएशन यानी साहचर्य पर बेस्ड एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए स्टूडेंट, ये एक अलग क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन की वैरायटी बनाने की कोशिश की है कि किस किस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया का एग्जाम्पल इनमें से कौन से सेंटेंस में है। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, और उसी तरह ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप, और ओ हैमलेट दाउ हैव क्लेफ्ट माय हार्ट इन ट्वेन। तो आपको बताना है कि इसमें ओनोमेटोपोइया का एग्जाम्पल जो है वो कौन सा सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर ओनोमेटोपोइया का मतलब क्या होता है। इस तरीके से कोई भी फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओनोमेटोपोइया का मतलब होता है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो साउंड पर बेस्ड होता है, जिसमें जो साउंड निकलती है उसको एक्चुअल जो वर्ड्स होते हैं साउंड को उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे जूम, तो यहां पर, या इसी तरह टिक टॉक इस तरीके की जो साउंड्स होती है वो उसको ओनोमेटोपोइया कहते हैं, और ऐसे वर्ड्स को ओनोमेटोपिक वर्ड्स कहते हैं। यहां पर आप देखिए वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग, पानी है जो कल कल छल छल करता हुआ बह रहा था, लैपिंग लैप, तो ये जो वर्ड है ये यहां पर किसका एग्जाम्पल है, ये जो है ओनोमेटोपोइया का एग्जाम्पल है। आपको ये ध्यान में रखना है। ये स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन आपके सामने है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है या पन है? कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यहां पर यूज हुआ है? He gives his harness bells a shake if to ask if there is some mistake। तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर यहां पर एलिट्रेशन है तो बिल्कुल गलत है। यहां पर सही आंसर होगा कॉन्सोनेंस। जी हां स्टूडेंट,
एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम जान चुके हैं, पहले भी हमने चर्चा कर लिए कि जब किसी पोएटिक लाइन में, कंपोजिशन में इस तरीके से वर्ड है वो एक के बाद हो, तो उनकी जो इनिशियल साउंड होती है, जो बिगिनिंग साउंड होती है वो क्या होती है, एक जैसी हो। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको एलिट्रेशन कहते हैं, यानी फरो फॉलोड फ्री। तो यहां पर ये हो गया एलिट्रेशन। लेकिन कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है, जब इस तरीके की कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है, ठीक, अब देखिए ये एलिट्रेशन है और यहां पर कॉन्सोनेंस के हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई साउंड जो है वो यहां पर है, दूसरे वर्ड में वो यहां पर होगी, तीसरे वर्ड में वो यहां हो सकती है, चौथे वर्ड में फिर यहां हो सकती है। इस तरीके से जब एक ही साउंड वर्ड में अलग अलग जगह, वो भी कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होती है तो जो फिगर ऑफ स्पीच का निर्माण होता है उसको कहते हैं कॉन्सोनेंस। तो देखिए यहां पर ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, उसी तरह टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। तो स और ज वर्ड को बार बार अलग अलग जगह पर आपको मिल रहे हैं। चूंकि स और ज दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच काम कर रहा है वो कॉन्सोनेंस है। आपको ध्यान रखना है, एलिट्रेशन में इनिशियल यानी शुरुआती जगह पर यह साउंड रिपीट होती है, जबकि कॉन्सोनेंस में वो साउंड जो है वर्ड में कहीं पे भी रिपीट हो सकती है। और एक बात और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके आधार पर जो है टंग ट्विस्टर, यानी टंग ट्विस्टर वैसी चीजें होती है जिससे बोलने से हम कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वाली जो होता है, जिसको बोलने से हम टंग ट्विस्ट हो जाते हैं और बोल नहीं पाते लंबे समय तक, तो वो जो टंग ट्विस्टर है वो किससे बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एलिट्रेशन से बनते हैं और कॉन्सोनेंस से भी टंग ट्विस्टर का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपसे बार बार दोनों में से अगर बोथ ऑप्शन दिया है तो दोनों होंगे, इन दोनों में से ऑप्शन में ही कोई एक दिया हो तो कोई एक होगा, और लेकिन अगर दोनों दिए हों और ऑप्शन बोथ का नहीं दिया हो तो कॉन्सोनेंस उसका आंसर होगा। मैंने आपको सारी स्थिति बता दी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सम मोर एग्जाम्पल आप देखिए, सम मोर एग्जाम्पल्स है। एंड द सिल्कन सैड अनसर्टन रसलिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टन। तब आप देखिए, and the silken sad uncertain rustling of each पर्पल कर्टन। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं, यहां बीच में भी आए, यहां पे भी बीच में आए, तो इस तरीके से स साउंड जो है वो अलग अलग जगह पर आई है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉन्सोनेंस का। इंक्रीजिंग स्टोर विथ लॉस एंड लॉस विथ स्टोर। तो अब आप देख पा रहे हैं स यहाँ पर इनिशियल है, यहाँ बीच में है, यहाँ लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट में फिर से इनिशियल है। तो इस तरीके से जो ये असामान्य वितरण है एक ही साउंड का, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड का, यही कॉन्सोनेंस है। नाउ पीटर पाइपर पिक्ड पीपर्स बट रन रैप्ड राइम्स। तो यही टंग ट्विस्टर है। तो पीटर पाइपर, पाइप का दो जगह, पिक्ड पीपर्स बट रन रैप्ड राइम्स। तो प साउंड बार बार आ रही है और यही क्या है, चूंकि प साउंड जो है कॉन्सोनेंट है इसलिए ये कॉन्सोनेंस के एग्जाम्पल है। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम। मैंने तुम्हें कितनी बार अपना कमरा साफ करने का कह दिया। रेटोरिकल क्वेश्चन, हाइपरबोली, ऑक्सीमोरॉन और एपिग्राम, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें आया है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम लिए बिना आप जल्दी से आंसर बताइए, क्विक विद एन विंक ऑफ एन आई। या स्टूडेंट अगर आपका आंसर रेटोरिकल क्वेश्चन है, रेटोरिकल क्वेश्चन जिसको हमने पहले इंटरोगेशन के नाम से बताया था, तो आपको ये बताने के लिए कि इंटरोगेशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और रेटोरिकल क्वेश्चन के भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। रेटोरिकल क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कहते हैं दैट इज नॉट आस्क्ड फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर, जो उत्तर प्राप्त करने के लिए नहीं पूछा जाता, बल्कि जिसके पीछे जिसका उत्तर जो है आंसर होता है सेल्फ एविडेंट होता है, जो सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि उसको बात को एम्फेसाइज करने के लिए। क्या मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया, इसका मतलब मैंने तुम्हें बहुत बार कह दिया। इसके एग्जाम्पल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको उनके एग्जाम्पल उन्हीं इंटरोगेशन में जो एग्जाम्पल पढ़े हैं वही रेटोरिकल क्वेश्चन के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही फिगर ऑफ स्पीच के डिफरेंट नेम्स हैं। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यस, इन विच फिगर ऑफ स्पीच अ थिंग इज हिंटेड विदाउट सेइंग इट प्लेनली। डायरेक्टली कहने के बजाय, प्लेनली कहने के बजाय किस फिगर ऑफ स्पीच में कोई चीज है वो
हिंट के द्वारा एक्सप्रेस होती है। सिमिली, मेटाफोर, अपस्ट्रफी, इन्यूएंडो। तो आपको बताना इन्यूएंडो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सिमिली, मेटाफोर, अपस्ट्रफी, इन्यूएंडो। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पर काम करेगा? स्टूडेंट ये नया क्वेश्चन आपके लिए, आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर, यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। स्टूडेंट अगर आपका आंसर है डी, इन्यूएंडो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक्चुअल में इन्यूएंडो का मतलब होता है कि किसी चीज को प्लेनली कहने की बजाय, स्पष्ट कहने के बजाय, स्पेशली वो जब थोड़ी सी इस तरह की सेक्सुअल सब्जेक्ट हो या किसी इंसल्टिंग सब्जेक्ट हो जिस पर जनरली हम बात नहीं करते, तो उसको अलग तरीके से गुप्त वे में से कहना, जिससे अंतर्निहित मीनिंग उसका स्पष्ट भी हो जाए और बात कहनी भी ना पड़े, उसको कहते हैं इन्यूएंडो। तो ये आपको समझना है, जिसमें प्लेनली कहने के बजाय हिंट देकर उस बात को दर्शाया जाता है, क्योंकि उसके बारे में डायरेक्टली बात करना जो है वो हमारे सोसाइटी में या लिटरेचर में या किसी जगह उसको सही नहीं माना जाता, ऑफेंसिव माना जाता है, इसलिए इस तरीके के यूज को इन्यूएंडो कहते हैं। 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट आपको अपने मार्क्स जो है वो बताने हैं, बिल्कुल पूछने हैं कि आपके, मैं पूछूंगा आपसे कि कितने सही हुए आपके क्वेश्चन, तो आपको अपने मार्क्स बताने, आपका अनुभव आपको बताना है। 29th क्वेश्चन में हम आ गए हैं, तो इसलिए आपको ये बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। जल्दी ही मैं आपको 30 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो उसके बाद आपका ये काम जरूर आप ध्यान रखें। और जैसे ही ये वीडियो आपके सामने आता है, आप इसको अपने फ्रेंड्स को और अपने ग्रुप्स को शेयर करना न भूलें स्टूडेंट, क्योंकि जो आप स्टूडेंट्स है, जो व्यूअर्स है, दे आर द पावर ऑफ ए टीचर, द स्टूडेंट्स आर द पावर ऑफ ए टीचर। तो मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू जो मैसेज है, इस कल्प इंग्लिश एकेडमी के जो अच्छे क्वेश्चंस है वो आपके फ्रेंड्स के तक, आपके साथ वालों तक पहुंचे, ताकि उसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। जी हाँ स्टूडेंट, there will be time to prepare a face to meet the faces that you meet। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पर काम कर रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपको बताना है कि इन लाइंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पहला है सिनेक्डाकी, दूसरा है मिटोनिमी, तीसरा है इंटरोगेशन और डी है ऑनोमेटोपोइया। जी हाँ स्टूडेंट, एक्चुअल में ये लाइंस जो है आपको दिख रही है, वो मॉडर्न पोएट्री का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और आपको बताना है कि यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो अगर आपका आंसर सिनेक्डाकी है तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सिनेक्डाकी, और सिनेक्डाकी का मतलब होता है, इसका आप इस तरीके से गांठ बांध लीजिए, ये एक स्पेशल टाइप होता है मिटोनिमी का ही, इसलिए पार्ट इज फॉर होल, यानी, और होल इज फॉर पार्ट, यानी पार्ट को होल के लिए और होल को पार्ट के लिए यूज में लिया जाए। यानी आप पूरे के लिए पार्ट का यूज किया जाए पूरे को बताने के लिए, और पूरे का यूज किया जाए पार्ट को बताने के लिए। तो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो है सिनेक्डाकी होता है। आपने फिल्मों में या किसी जगह सुना होगा कि सेठ जी मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए, तो एक्चुअल में वो बेटी का हाथ नहीं मांग रहा है, पूरी बेटी ही मांग रहा है। तो वहां पर पार्ट का यूज किया गया है, किसके लिए? होल के लिए। इसी हम कहते हैं कि इंडिया 1/3 विकेट्स, तो इंडिया 1/3 विकेट, या पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। तो यहां पर पाकिस्तान और इंडिया ने मैच नहीं हारा है, उनकी क्रिकेट टीम्स ने हारा है। तो होल का यूज कर लिया गया, पाकिस्तान या इंडिया का यूज कर लिया गया फॉर पार्ट, जो उसका पार्ट है उसकी क्रिकेट टीम, उसके लिए। इस तरीके का जो यूज होता है वही क्या कहलाता है? सिनेक्डाकी कहलाता है। यहां पर फेस का यूज किया गया है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। जैसे हजारों हाथ तुम्हारे पीछे है, तो हाथ नहीं है, वो पूरे आदमी है। तो यहां पर फेस जो है वो पूरे आदमी को सिंबलाइज करता है। पार्ट का यूज किया गया होल के लिए। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? सिनेक्डाकी हो गया। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। Yes, I expect each and every one of you to put your best foot forward. आप अपना
सर्वोत्तम कदम उठाइए, यानी बेस्ट फूट किसका सिंबल हो गया? ह्यूमन बीइंग का, उसकी प्रोग्रेस का। द फीट दैट ब्रिंग्स गुड न्यूज आर ब्यूटीफुल, अच्छी खबर लाने वाले तो चरण ही क्या होते हैं? ब्यूटीफुल होते हैं। बिल्कुल, तो फीट यहां पर किसके लिए आया है? पूरे पर्सन के लिए आ गया, ह्यूमन बीइंग या पर्सन के लिए आ गया जो अच्छी खबर ला रहे हैं। तो यहां पर फीट जो है वो पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए, पार्ट का यूज हुआ है होल के लिए। मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट, तो यहां पर हैंड्स का यूज हुआ है, यानी बहुत से हाथ मिलकर काम को लाइट कर देते हैं, यानी हल्का बना देते हैं, उसको करना आसान हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? सिनेक्डकी का। ही लिव्ड 20 समर्स, एक्चुअल में समर्स नहीं रहा, वो पूरे साल के लिए रहा, लेकिन समर उसने जीवन के 50 बसंत देखे। तो बसंत ही नहीं देखे, पूरा साल भी देखा, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, सारी चीजें उसने देख ली, लेकिन उसको समर से पार्ट से डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड सिनेक्डकी। ही इज द गांधी ऑफ हिज एज, तो गांधी की उसमें क्वालिटी थी तो उसको ही गांधी कह दिया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? सिनेक्डकी का। आपको भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिनेक्डकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिटोनिमी का एक स्पेशल टाइप है, लेकिन पार्ट इज यूज फॉर होल, होल इज यूज फॉर पार्ट। इंग्लैंड वन द मैच बाय 11 विकेट, तो यहाँ पर, या इंडिया वन द मैच, तो ये जो है इंडिया का यूज किया गया, इंग्लैंड का यूज किया गया, किसके लिए? उसकी क्रिकेट टीम के लिए, यानी होल का यूज किया पार्ट के लिए। ये भी सिनेक्डकी का ही एग्जाम्पल है। और अब हम आप पहुंचे हैं लास्ट क्वेश्चन में, और यहां तक आपको अपने स्कोर को चेक करना है इसके तुरंत बाद। तो स्टूडेंट 30th क्वेश्चन है कि यहां पर ये कौन सा फिगर है, स्पीच है। वी शैल नॉट फ्लैग और फेल, वी शैल नॉट गो ऑन टू द एंड, वी शैल फाइट इन फ्रांस। सिमली, एपिग्राम, एनाफोरा, कंसीट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको वैसे अब तक पता चल गया होगा क्योंकि हम बाकी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनाफोरा। देखिए स्टूडेंट, एनाफोरा का मतलब क्या होता है? जब एक किसी पोएटिक लाइन इस तरीके से होती है और शुरुआती जो फ्रेज होता है वो सब में सेम हो, तो ये क्या होता है? मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, मैं तुम्हारे लिए गीत गाऊंगा। तो मैं तुम्हारे, ये हर लाइन में आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए, वी शैल, वी शैल, वी शैल, हर जगह जो ये रिपीटिशन हो रहा है यही फिगर ऑफ स्पीच होता है। एनाफोरा यानी बार बार किसी एक विशेष फ्रेज का लाइन के बिगिनिंग में रिपीटिशन होने को ही, उसी फ्रेज से कोई चीज जो है शुरू होने को ही एनाफोरा कहते हैं। और अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। यस, अब आप यहाँ पर माई लाइफ इज माई पर्पस, माई लाइफ इज माई इंस्पिरेशन, माई लाइफ इज माई गोल। तो ये जो माई लाइफ, माई लाइफ, माई लाइफ से आप देख पा रहे हो यहाँ पर शुरू हो रहा है माई लाइफ, माई लाइफ। उसी तरह हु कैन वी आस्क, हु वुड नो द आंसर, हु कैन हेल्प अस। तो हु से जो शुरू हो रहा है, इस तरीके के रेपिटेशन को लाइन के शुरू में एनाफोरा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये कहने को 30 क्वेश्चन है, लेकिन हमने हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो है इस टेस्ट के थ्रू देखे। चाहे वो फिगर्स ऑफ स्पीच का कह सकते हैं सक्सेस मंत्र हो, चाहे वो टेंस का सक्सेस मंत्र हो, आर्टिकल का हो, हमने इस तरीके के एग्जाम्पल, एक में बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर किए। एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको उस क्वेश्चन को समझने में हेल्प मिलेगी। अब आप अपने मार्क्स मिलाइए और मुझे ज़रूर है वो आप सेंड करें। अगर आपको वीडियो का ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जो बार बार में कहना पड़ता है। तो स्टूडेंट, मुझे आपके इस सपोर्ट पर, लव पर पूरा भरोसा है कि आप निश्चित रूप से इस चैनल को इंग्लिश के लिए एक हब बना के छोड़ोगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहे, प्रसन्न रहे। थैंक यू वेरी मच।